शुरुआत कैसे हुई सर? पहले तो मैं भारतीय नौसेना में था, मैं पढ़ता बहुत था। टू बी अ राइटर यू ऑलवेज हैव टू बी अ रीडर। सबसे बड़ी चुनौती स्क्रिप्ट राइटर को क्या आती है? बेचना ही। जस्ट बात में आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर, ऑथर और स्टोरी टेलर विपुल केरावल। उन्होंने इकबाल, रुस्तम, 32 गुलमीटर चालू, टोनी और मिशन रानीगंज जैसी फिल्में लिखी हैं। आइए जानते हैं विपुल केरावल से, जो अपने ख्यालों को यादगार सिनेमा में बदल देते हैं। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट सर। थैंक यू कुणाल। सुंदर कहानी कैसे बनती है? मेरा छोटी उम्र में इतना अनुभव हो गया था, नेवी से ही मेरे को 2 कहानी मिल गई है, राजीव मिश्रा की और ये रुस्तम। 32 गुलमीटर चालू कैसा है। बॉलीवुड के अंदर में हम पिछले जो काफ़ी सालों से देख रहे हैं, दैट इज स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे फिल्म मेकर भी थोड़े बेवकूफ़ ही है यार। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी कहानियां है, टेल गुड स्टोरीज। जाओ ग्वालियर, चंबल वंबल में जाओ, उन बातें करो। डाकू मान सिंह देते हैं इंटरव्यू, विष्णु का इंटरव्यू ले लो, फेमस हो जाओगे। बड़ी फिल्म, बड़ी क्या होता है यार। पठान ने जवान, क्या वाहियात फिल्म मेकिंग, वो हेलिको कहानी बताओ ना यार। कहानियाँ आजकल ऐसा मुझे ऐसा लगता है चैट जीपीटी पे बन रही। बेवकूफ़ लोग हैं सब। प्रोड्यूसर्स यहाँ है ना, एज्यूम करते हैं कि हमारी ऑडियंस बेवकूफ़ है। मैंने मस्ती मस्ती में प्रोड्यूसर्स आपको बोला कि सर सारे प्रोड्यूसर एक हो जाओ, मत दो फीस एक्टरों को, फिर क्या कर लेंगे। बोले जिस दिन मीटिंग होगी ना, 3 लोग बाहर जाएंगे और फोन करेंगे एक्टर को। देयर वाज अ गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन इन अमेरिका। गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह उस जमाने में टेलीविजन पे आया था 10 साल पहले। अब हमारे टेलीविजन में क्या दिखा रहे हैं हम? इच्छाधारी नागिन, ये सब दिखा रहे हैं। वहां तक तो ठीक था। अभी मैंने कहीं सुना कि इच्छाधारी नेवला भी आ गया। अभी तो बुरा हाल हो गया। मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो 2 चीजें समझ के आया था। एक कि 60% पीपल मैं मिलूंगा ना इंडस्ट्री में, बेवकूफ होंगे। मैं गलत था। 80% लोग बेवकूफ है इंडस्ट्री में। 80% लोग दूसरों की क्रिएटिविटी की दलाली खाते हैं। दूसरा, साउथ की जो मूवीज़ हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा स्टोरी पे, डायरेक्शन पे, आपके उस पर इन्वेस्टमेंट होता है। साउथ में क्या, एज ए राइटर सर, जब आप लाइक प्रोडक्शन हाउसेज या डायरेक्टर्स के पास में जाते हो, जब आप कहानी सुनाते हो उनको, तो कहानी तो आपकी उनको पता लग गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहानी चोरी हो जाए। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली कहानी जब आपने किसी को दी होगी, फर्स्ट आपका सिलेक्शन हुआ होगा, कितने पैसे मिले थे सर? देखो उसमें भी डिस्प्यूट है। What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेजेंडरी एपिसोड ऑफ जस्ट बात। और जो मेरे चेहरे पे आज स्माइल है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो एक बहुत अमेजिंग राइटर हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, हम सब ने वो कहानियाँ मूवीज़ के तौर पे देखी हैं। आज सर के साथ में हम बहुत सारी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे कि एक सुंदर कहानी कैसे बनती है, क्या एक थॉट प्रोसेस होता है कि जब भी एक कहानी लिखी जाती है, एक क्या सोच होती है, कैसे एक कहानी को पर्दे पे उतारा जाता है। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट सर। थैंक यू कुणाल, गुड टू बी हियर। कैसा आपको लग रहा है आप ही के शहर में? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखता हूँ, आपका चैनल देखता रहता हूँ मैं। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द डाइवर्सिफाइड गेस्ट जो आते हैं एंड ऑल दैट। एंड व्हेन समबडी मेंशन के आना है तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं यार। सो इट्स गुड टू बी हियर कुणाल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। विपुल के रावल सर, इन्होंने बहुत अमेजिंग कहानियाँ लिखी हैं। एंड सर आज ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। एंड ये जो पॉडकास्ट है, मैं दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा दैट ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक लर्निंग पॉडकास्ट होने वाला है। बिकॉज़ आज आपके सामने बैठना एक बहुत सौभाग्य की बात है, प्लस बहुत चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी कि इस इंडस्ट्री के बारे में, फील्ड के बारे में, कैसे शुरुआत कैसे हुई सर लिखने की? लिखने में देखो, पहले तो मैं भारतीय नौसेना में था। आई कम फ्रॉम गुजरात, एक छोटा सा शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं 11वीं में फेल हो गया। तो अब ये फिल्म आई ना 12th फेल, तो अपना 11th फेल है। तो मैं 11वीं में फेल हो गया। मैं क्या करे। और गुजरात से ऐसा कुछ, हमारे
जो बैकग्राउंड है वहाँ कोई फौज का बैकग्राउंड होता नहीं था, पर अपना एक चंचल आत्मा थी और पता नहीं था, इत्तेफाक से दिमाग में पता नहीं कैसे घुस गया कि मुझे भारतीय नौसेना ज्वाइन करना है। घुस गया तो अब दैट वाज द, अब एक है स्वभाव है कि एक बार घुस गए तो घुस गए। परिवार को हमने, तब मैं ना बहुत दुबला पतला भी था, 5 फुट 11 इंच था। अभी भी सब फिट है एकदम। तब मैं मरियल था, तो फिट हूँ मैं अभी, आई एम 50, अभी फिट हूँ मैं, तब मैं एकदम दुबला पतला और ना, और मुझे स्विमिंग आता नहीं था। तो अब किसी को भी बोलो कि यार मैं नेवी में जाना है, ना कोई बैकग्राउंड ना कोई कुछ नहीं, तो अरे क्या नेवी में जाएगा पर पहुँच गए हम नेवी में। नेवी में आई वॉज ओनली गुजराती, है ना, गुजरात से कोई आता नहीं है पूरे बैच में। पहला 1 महीना तो लगा कि कहाँ आ गए यार, ये पंगा ले लिया, मर जाएंगे यार। फिर 1 महीने बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और मेरी अगली नॉवेल आ रही है, अंधे घोड़े फौज में दौड़े, उसमें पूरी स्टोरी है उसमें नेवी की। बट आफ्टर नेवी चेंज एवरीथिंग, देन आई जॉइंड नेवी। ट्रेनिंग खत्म हुआ, मेरा पोस्टिंग हुआ INS गोमती, इट वाज अ मिसाइल फ्रिगेट, अभी पिछले साल डिकमीशन हुआ। तो वहाँ लिखने का, मैं पढ़ता बहुत था। सी टू बी अ राइटर यू ऑलवेज हैव टू बी अ रीडर। एक शौक था मुझे। सी एकेडमिकली मैं 11th फेल हो गया, डज नॉट मीन आई वॉज अ डफर। मेरा तो नेवी में IQ टेस्ट हुआ है, अबव एवरेज है, रिकॉर्ड पे है। बट एक हमारा क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम इज अ लिटिल, थोड़ा ना वो है, बेवकूफ़ी वाला है। वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो करते हैं, आज बाहर पढ़ते हो आप, तो यू कैन इवन स्टडी इंजीनियरिंग और एक क्लास आपका ड्रामेटिक्स का हो सकता है। यहाँ जो सेग्रेगेशन हो गया है ना, कि ये साइंस वाला, ये कॉमर्स वाला, ये आर्ट्स वाला, ये जो हो ना, ये बड़ा विचित्र है। फॉरेन कंट्रीज में एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे, हमारे आजकल यहाँ होने लगे। हमारे अगर कोई मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट करता है तो बोलता कि भाई इसके अंदर कलाकारियों वाले गुण हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये तो हम ट्रायल एरर मेथड से करते गए सब। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन आई जॉइंड, मेरा जब पोस्टिंग हुआ गोमती पे, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, एंड मेरी एक आदत थी बचपन से, मैं डायरी में रोज रात को जो इंसिडेंट हुए या अपना थॉट या जो भी, वो बचपन से बहुत, फॉर सम रीज़न 10-12 साल की उम्र से मैं लिखता हूँ मैं, कि आज ये हुआ, ये प्लेन क्रैश हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये बचपन से मैं लिखता रहता हूँ ना, आज राकेश शर्मा स्पेस में गए 84 में, ये वो, ये सब मैं डायरी में लिखता रहता था। एंड देन नेवी में हमारा एक वेस्टर्न नेवल कमांड का, एक वेस्टर्न फ्लीट का एक मैगजीन आता, इंटरनल मैगजीन कॉल्ड हैंड्स कॉल। ओके। तो उसमें कुछ आर्टिकल मेरे छप गए। फिर रीडर्स डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आता था, है ना, तो उसमें ह्यूमर इन यूनिफॉर्म करके कुछ जोक्स होते थे फौजियों के, उसमें 2-4 मैंने जोक भेजे तो वो हो गए। अच्छा। फिर मेरे आर्टिकल्स अखबारों में छपने लगे, है ना। तो मेरे एक डिविजनल ऑफिसर साहब थे, तो उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज एन एडिटर। उन्होंने मेरे आर्टिकल पढ़े तो बोले, यार यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग। तुम उनका, लेकिन वो क्या एकेडमिकली थी कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं ठीक है, मैं शौक से लिख रहा हूँ मैं। सी मोर देन राइटिंग ना, स्टोरी टेलिंग इज अ डिफरेंट क्राफ्ट, और ये मीडियम अलग है। आर्टिकल्स अखबारों में लिखना एक बात है, फिल्मों के लिए लिखना अलग बात है। बचपन से फिल्मों का भी शौक मुझे था देखने का, एंड वो फिल्में देख के लगता था, एंड आई वाज गुड एट, इमेजिनेशन मेरा अच्छा था, सो आई यूज्ड टू कंसीव स्टोरीज। तो फिर एक स्टेज आया, नेवी में मैं था, आई जॉइंड एज अ सेलर, क्योंकि मैं 10th के बेसिस पे ज्वाइन किया, 11वीं में तो फेल हो गया था, बट नेवी में आई हैड अ वेरी गुड करियर। आई वॉज रिकमेंडेड फॉर एन ऑफिसर्स कमीशन, कि भाई ये कमीशन वर्दी कैंडिडेट है। लेकिन क्या होता है ना, एक बार सक्सेस आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आई वाज रिजेक्टेड इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड आई नो दैट आई डिड वेरी बैड इन द इंटरव्यू। मेरी गलती है, आई कुड हैव डन दैट। रिजेक्ट हो गया। फिर मैं कहा अभी क्या करेंगे यार, है ना। तब तक आई वाज इन अ डिफरेंट लीग एक्चुअली। फिर मैंने कहा चलो ये कमांडो कोर्स करते हैं। आई वॉज अ नॉन स्विमर, तो कमांडो कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको डाइवर बनना पड़ता है। ऑफ कोर्स नेवी में जाके स्विमिंग तो सीखा था, पर डाइविंग के लिए आपको नेक्स्ट लेवल की स्विमिंग चाहिए। डाइविंग स्कूल जाने के लिए आपको डाइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो मैंने कर लिया। लेकिन डाइविंग स्कूल कोचिन में गए, वहाँ लेकिन छट गए हम, इट वॉज नॉट दैट दिस थिंग। फिर मैंने कहा यार एज अ नॉर्मल सेलर तो क्या ही रहना यार। फिर मैंने बड़ी मेहनत की, एंड आई कन्विंस्ड माई बॉसेस कि भाई मुझे छोड़ दो, उसी में आपकी सबकी भलाई है। एंड देन राइटर बनना ये सोच लिया मैंने। बाय द टाइम मेरी शादी हो गई थी, बच्चे थे, तो ऐसे देखो राइटिंग तो करते रहेंगे। मेरे को, मैं क्यों बच गया, लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। कॉल सेंटर्स नए नए आए थे तब, अर्ली 2000 में। इंग्लिश बोलने वालों लोगों की ज़रूरत थी। मैंने विप्रो में इंटरव्यू दिया, बोला यार आ जाओ यार आप तो। अब विप्रो में ज्वाइन किया मैंने, आई ज्वाइन द कॉल सेंटर। वहाँ मैं सेल्स में था, यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स बेचते थे। तो बड़े मजे। तो लेकिन मैं नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था, सुबह में कहानियाँ लेके चक्कर काटता था। पहली कहानी मेरी रिलीज़ हुई 2005 में, इकबाल,
एंड फिर दैट इज़ माई जर्नी टू बी ऑफ कोर्स। बाकी जब स्ट्रगल वगल हुआ इन द सेंस के कुछ कहानियाँ बिगड़ गई, कुछ कहानी बर्बाद हो गई, कुछ कहानियाँ बनी नहीं, बट दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इकबाल, वो मेरी पहली कहानी थी। उसके बाद में सर, इकबाल के बाद में इकबाल, देखो इकबाल को नेशनल अवार्ड मिला, Yes, of बराबर। course. अच्छा, इकबाल की कहानी ये है कि जब मैं स्पोर्ट्स फिल्म थी और ये कहाँ कैसे मैंने उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आई एम श्योर दिस क्वेश्चन विल Yes, कम कि yes, कहाँ of से course. दिमाग में हाँ, आया हाँ, आपको, बिल्कुल। बराबर। हम हॉकी खेल रहे थे, है ना, ग्राउंड पे नेवी में, तो हमारा एक कोच था, वो एक आदमी की तारीफ कर रहा है। अब ये आदमी ने जिंदगी में किसी की तारीफ नहीं की, बोले यार वो ड्रैग फ्लिकर है यार, बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने कहा ये कोच साहब किसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब जिस आदमी ने सीधे मुंह किसी से बात नहीं की और इतना उनका नेचर भी इतना गंदा था साले का, कोच साहब का। तो मैंने ये, उन्होंने एक नाम लिया राजीव मिश्रा, तो मैं उनके में है ना थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। राजीव मिश्रा वाज नोन एज द तेंदुलकर ऑफ हॉकी। इफ यू रिसर्च हिम ना, 17 साल की उम्र में ही वाज नोन एज तेंदुलकर ऑफ हॉकी। यार हैंडसम बॉय, बनारस का था। बाय द टाइम ही वाज 25 अल्कोहलिक और शराबी बन गया, बुरा हाल हो गया। एंड देन अभी एक पिछले साल वो उनका इंतकाल हो गया। दैट सर कि यार ये कहानी तो ये लिखूंगा मैं, सो आई रोट दैट स्टोरी। सो दैट वाज द स्टोरी। बट जिसको मैं सुनाता था सब रिजेक्ट, बोले इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 20 साल हो गए, वो स्पोर्ट्स फिल्म हिट हो गई, नेशनल अवार्ड मिला, आज तक किसी पे भी बना रहे। अब तो किसी पे भी बना रहे, भाई तूने क्या कहा, तू आ जाते पे बना देते। अब भेड़ चाल चालू हो गई। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री ऑल्सो। जब 10-12-15 बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने रिजेक्ट कर दिए, आज वही जब बाउंड स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो ये था स्टोरी यार, नो इकबाल का। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि हाँ पहली फिल्म, हाँ। उसके बाद 2-3 कहानियां बर्बाद हुई। कमर्शियल सक्सेस मुझे मिली रुस्तम के बाद। रुस्तम, यस। इकबाल आई 2005 में, रुस्तम आई 2016 में। 11 साल स्ट्रगल था, है ना, टू गेट दैट कमर्शियल सक्सेस। अब लोगों को लगता है कि वन टाइम इज अ फ्लू, हो गया है ना। रुस्तम के बाद तो खैर चलो, अब तो यू नो प्रॉपर वो सब है। तो कमर्शियल सक्सेस, रुस्तम वाज द बिगेस्ट हिट 2016 की। बिल्कुल। रुस्तम का भी जब मैं नेवी में था, हमने कमांडर साहब के बारे में सुना था। इट वाज टू मी मोर देन द स्टोरी, इट वाज द यू नो द जुडिशियल प्रोसेस। एक जूरी था, द लास्ट जूरी केस इन इंडिया, सो दैट फैसिनेटेड मी। तभी मैंने ये कहानी तब लिख के रखी थी जब मैं नेवी में था। और मैंने, बिकॉज आई वॉज इन द नेवी, मुझे मालूम है कि उन्हीं दिनों में इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट करियर आ रहा था। तो ये कहानी पे तो पहले ही 2 फिल्में बन चुकी थी, बिल्कुल। ये रास्ते प्यार के और अचानक। लेकिन मैंने कुछ यू नो मिक्स एंड मैच करके, फैक्ट्स को फिक्शनलाइज करके ये कहानी लिख दी, रुस्तम। तो दैट वाज द केस। मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है ना, उसमें एक ही चीज़ दिखती है, दैट इज़ कि बहुत ही फैक्चुअल स्टोरीज पे आपने मूवीज़ बनाई है हमेशा। लाइक जो स्क्रिप्टिंग लिखी है, जो राइटिंग आपने करा है, कितना डिफ़िकल्ट होता है या कितना इंटरेस्टिंग भी होता है ये प्रोसेस? नहीं, से देखिए, एक नेशनल क्यूरियोसिटी वाली बात है। अभी जैसे मैं आया आपके पास, व्हेन आई एंटर्ड, एक कुदरती जिज्ञासा जिसको कहते हैं ना, मैंने आपको आपके बारे में पूछ लिया, कुंडली इनके बारे में पूछ लिया, बच्चों के बारे में पूछ, सो कुंडली निकाल, वो एक स्वभाव है। सो यू अ राइटर हैज़ टू बी जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट थिंग्स। अब मैं फॉरेन कंट्री, हमारे इंडियंस थाईलैंड में जाते हैं, डोसा ढूंढते हैं नाश्ते में, अरे वहाँ का खाना खाओ यार। कहने का मतलब नॉट इन अ बैड वे कि भाई एक फॉरेन कंट्री में आए, जिज्ञासा रखो, है ना, कुछ देखो, ये करो। मैं थाईलैंड गया था, देयर वाज अ वेरी फेमस फिल्म कॉल्ड द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, कभी देखना। उसका शूटिंग थाईलैंड में हुआ था, है ना। मैं, और वो लोकेशन अभी भी है, मैं थाईलैंड में, वहाँ बैंकॉक से 80-90 किलोमीटर में कार लेके वो जगह देखना, वेरी फेमस मूवी, ऑस्कर मिले थे, तो वो मैं देखने गया था। सो एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी अपने अंदर होनी चाहिए, तो आप एक अच्छे कहानी का। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, हर प्रोफेशन के यू नो कुछ जार्गन्स होते हैं, इंटरनल सीक्रेट्स होते हैं, तो ये कुदरती चीज़ है, मेरे में था, एंड आई चोज द राइट प्रोफेशन। ये वो वाली बात है। जब आप कोई भी कहानी लिखते हो, जब कोई कहानी के ऊपर में काम करते हो, तो ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जब आती हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करते हो आप? देखो, लिखने के टाइम तो कुछ नहीं होता, राइटिंग इज अ लोनली, अपने कन्विक्शन से हम लिखते हैं। मोर देन रुकावट है, बिकॉज सिनेमा इज़ अ कोलैबोरेटिव मीडियम, बराबर। मैं कहानी लिखूंगा, मैं डायरेक्टर तो था नहीं, अब तो हूँ, है ना, मैं प्रोड्यूसर तो था नहीं, अब हूँ। लेकिन मेरी कहानी तब पर्दे पे आएगी जब कोई प्रोड्यूसर उसे खरीदेगा, फिर कोई एक्टर करने को तैयार होगा, फिर वो कहानी बनेगी, तब पर्दे पे आएगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम। कहानी, अब मैंने तो इकबाल लिख दी, 10 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दी। अब ये सही जगह पे लैंड होके, वो भी इत्तेफाक से लैंड हुई और कहीं गई और बनी, वरना पड़ी रहती है, मेरा डेब्यू ही नहीं होता। और दूसरा क्या है कि सामने
सामने वाला का एजुकेशन क्या है, उसकी सोच क्या है। एक ही कहानी अगर मैं डेविड धवन को दूं तो अलग से बनाएगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी अलग से बनाएंगे, कांति शाह अपने हिसाब से बनाएगा। कांति शाह जिसको नहीं मालूम है वो बहुत बड़ा सीक्रेट फिल्म मेकर थे, ऐसे ही टर्की फिल्में बनाते थे वो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है फिल्म बनाने का, है ना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई हम कुछ विजन लेके गए हो, टू गिव एन एग्जाम्पल, मेरी एक फिल्म आई थी बत्ती गुल मीटर चालू। वन लाइन क्या थी, एक आदमी का लाइट का बिल 100 रुपया ज़्यादा आता है और वो ऐसा लड़ता है कि 30,000 करोड़ की कंपनी उठ जाती है, बिल्कुल, है ना। वो डायरेक्टर बेवकूफ़, है ना। हीरो भी हमारा कम ही दिमाग होता है इन लोगों को। बॉम्बे की कहानी, कैरेक्टराइजेशन कुछ किया था, ये भाई ने बोला वो उत्तराखंड का सीएम, सब्सिडी, कहानी बदल दी, लैंग्वेज बदल दी। वो पहली मीटिंग में आइडिया आया कि यार ये लोग बर्बाद कर देंगे, पर फिर हमने भी कहा छोड़ो अभी यार, चलो ख़त्म करो, है ना। तो छोड़ दिया हमने, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल ऑफ योर वेवलेंथ। अब कई बार वेवलेंथ काम भी, अब देखो, अब हमारी वेवलेंथ हम कितनी भी अच्छी है, अब अगर जो सामने वाला जो पैसे बनाने के लिए खर्चा हो रहा है ना, वो नहीं डालेगा तो क्या मतलब है, कहानी तो पेपर पे रह जाएगी। इसीलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा क्यों ना मैं जो सबको ज्ञान है खुद करूँ। सो आई मेड अ फिल्म इन अ वेरी शू स्ट्रिंग बजट, मतलब बहुत ही कम बजट में फिल्म बनाई मैंने लिखी, मैंने डायरेक्ट की, मैंने प्रोड्यूस की मेरे हिसाब से। फिर थिएटर में तो ऑब्वियस क्योंकि सारे नए लोग थे, थिएटर में बहुत मगजमारी हुई, कोई थिएटर देने को तैयार नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर सब पैसे पैसे पैसे, ऐसा। मैंने उसको यूट्यूब पे रिलीज़ की अंडर अ वेरी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल कि वॉच द फिल्म एंड पे ओनली इफ़ यू लाइक द फिल्म। अच्छा, पसंद आया तो पैसे दो ना। 4 साल हो गए, रोज कुछ ना कुछ आता रहता है ना। यूट्यूब पे काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज़ है उसके, IMDb रेटिंग बहुत हाई है दुनिया। अच्छा, यूट्यूब का रेवेन्यू तो आ ही रहा है हमारा, है ना, वो दैट इज़ कमिंग। लेकिन उसके अलावा पीपल आर सेंडिंग मनी, मतलब देयर इज़ अ बिग तबका ऑफ पीपल जिनको क्वालिटी सिनेमा पसंद है, वो लोग यूट्यूब पे एक फिल्म देख रहे हैं, वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ पैसे किसी ने 2 रुपये भी दिए, 10 रुपये भी दिए, किसी ने 10,000 भी दिए, है ना, भेज रहे हैं। सो दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस एंड दैट विंडिकेटेड माई स्टैंड कि भाई ठीक है। तो अब मैं उसी मॉडल में फिल्में बना रहा हूँ मैं। नाउ ऑफ कोर्स राइटिंग, क्योंकि घर चलाना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है एज अ राइटर, तो वो हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, है ना, वो कमर्शियल। मेरे लिए मैं करूँगा, मेरे हिसाब से कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ माई थिंग। एज अ राइटर सर, जब आप लाइक प्रोडक्शन हाउसेज या डायरेक्टर्स के पास में जाते हो, तो जब आप कहानी सुनाते हो उनको, तो कहानी तो आपकी उनको पता लग गई, करेक्ट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहानी चोरी हो जाए। अरे नहीं, हमारे क्या है ना, अगर ओरिजिनल कहानी है ना, तो कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? पहली बात, हमने कहानी लिखी है, सबसे पहले हम उसको रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा, कहानी रजिस्टर होती है। सो वी हैव अ प्रोसेस, स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पहले तो जाके पर्सनली जाना पड़ता था, थप्पा लगा, अब ऑनलाइन सब हो जाता है, यू हैव अ डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑल दैट। अगर डिस्प्यूट हुआ, राइट, अगर डिस्प्यूट हुआ, फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर और आपने मेरी कहानी बना दी, सी कहानी भी देखो, थॉट तो बहुत होते हैं। अब मैं कश्मीर के टेररिज्म पे बना रहा हूँ, आप भी बना रहे हो, तो उस पे कॉन्सेप्ट पे तो कॉपीराइट होता नहीं है, पर अगर आपने मेरा ही कैरेक्टर ले लिया, यू नो, मेरे ही सीन ले लिए, मेरे ही थॉट ले लिए, तो वो समझ में आ जाता है। अच्छा, फिर जब डिस्प्यूट होता है तो यू वी हैव टू गो टू द SWS, स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन, वहाँ डिस्प्यूट कमेटी है। अब उन्हें प्रूव करना है कि पहले कैसे हम किसने कंसीव की। तो भाई मैंने मेरा स्टैम्प दिखा दिया कि भाई मैंने 11 तारीख को इतने बजे रजिस्टर की थी, अब आप बताओ आपने कब रजिस्टर की थी, तो उधर ही खेल खत्म हो जाता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, यू हैव टू राइट ओरिजिनल। क्यों? एक बंदे ने कहानी लिखी, है ना, किसी प्रोड्यूसर के पास गए, प्रोड्यूसर ने कहानी बना दी, ठीक है, इसने डिस्प्यूट में केस किया, बस सर मैंने इनको कहानी सुनाई थी, ऐसा ऐसा ऐसा। प्रोड्यूसर बोला नहीं वो कहानी सुनाई होगी, लेकिन हमने तो फलानी इंग्लिश पिक्चर से चोरी करके बनाई है। केस ही खत्म, क्योंकि वो बंदे ने खुद वो इंग्लिश पिक्चर से इंस्पायर होकर लिखी थी। फिर किसके, अच्छा, अगर आप ओरिजिनल नहीं लिखोगे तो आप किसका कॉपीराइट है? मैंने फला XYZ फिल्म लिख के मैं आपके पास आया, है ना, आपने बोला ठीक है, मैं आपने बना दी, मैंने कहा ये मेरी कहानी है, आपने बोला नहीं भाई वो तो 20 साल पुरानी हॉलीवुड पिक्चर है, आप देख लो, उस पर से मैंने वहाँ से कॉपी की है। अब हॉलीवुड वाले तो आप पे केस नहीं कर रहे, ये बंदा कर रहा है, उधर ही केस रफा दफा हो जाता है। यू हैव टू राइट ओरिजिनल। आप ओरिजिनल लिखने की क्षमता रखते हो तो कोई चोरी नहीं कर सकता। पहली कहानी जब आपने किसी को दी होगी, जब फर्स्ट आपका सिलेक्शन हुआ होगा पहली कहानी, कितने पैसे मिले थे सर? देखो उसमें भी डिस्प्यूट है, उस कैसा था, मैं अभी इकबाल की जो कहानी थी ना, हॉकी प्लेयर की कहानी थी, बराबर, मैंने नागेश को अप्रोच किया, हमारा कम्युनिकेशन हुआ। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ,
फिर वो गायब हो गया 6-8 में, ये मैं 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर एक दिन मैं प्रोमो देख रहा हूँ, अच्छा इससे पहले मैं 15-20 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को दिखा चुका था। अब एक दिन प्रोमो देखा, मैंने कहा ये तो क्रिकेट पे कुछ इसने बनाया है। मैंने कहा उसको फ़ोन किया, बोले ये तो मेरी कहानी लग रही है ना, तो उसका जवाब नहीं आया। अब तब तक तो मैं कुछ लोगों को जान पहचान थी, तो हमारे अशोक पंडित साहब, मेरे जो मंजुल सिन्हा जिनको मैं असिस्ट करता था, उन्होंने मुझे मिलवाया, बात हो गई, डिस्प्यूट हुआ, कंफर्म। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बोला अरे यार ये कहानी तो विपुल की है, लिखा हुआ है, सब कुछ है, ये सब ऐसा। टीवी पे बवाल हो गया, फिर हुआ कि चलो स्टोरी का क्रेडिट विपुल, तभी भी, लेकिन तब तक प्रिंट आउट हो गई थी, तो जो डीवीडी आई थी मोजर बाई की, उसमें क्रेडिट मेरा है, तब ये डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन तब मैं जॉब भी करता था विप्रो में, तो शाम को मेरी वाइफ ने बोला कि भाई कोई घर पे आके 3 लाख रुपए दे के गया है। अब कौन कैश आके पहुंचा दिया, तब मेरी पूरी एनुअल पैकेज थी 2,40,000। अच्छा। तो कोई 3 लाख देखेगा, अभी मामला खत्म करो, ऐसा बोला है गुरु। मैंने कहा ठीक है खत्म करो। तो पहली पिक्चर में 3 लाख रुपए मिले थे। कैसा एक्सपीरियंस होगा सर, मतलब पूरा एनुअल पैकेज और एक तरफ 3 लाख? मैं तो 30 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, पिक्चर तो सुपर हिट थी ना। बिल्कुल। सी देखो क्या है ना, अपना माल है। हम एक प्रोड्यूसर को गए थे, जब भी ये पहली फिल्म आई भी नहीं थी, तो मैंने उसको एक कहानी दी, बोले यार ये तो जबरदस्त कहानी है, करूँगा, कितने पैसे लोगे? तो मैंने अनसर्न, मतलब उनके हिसाब से अनसर्न मैंने बोल दिया, यार इतने पैसे क्यों ले रहा है, पहली पिक्चर है तेरी, अरे उससे क्या लेना देना, पहली हो कि आखिरी हो, ये मेरा माल है, मैं बेचने निकला हूँ, आपको पसंद आया, हाँ 19-20 कर सकता हूँ मैं, है ना, मैं थोड़ा निगोशिएट कर सकता हूँ। आप बोलो कि मैं 10 लाख मांग रहा हूँ, आप मेरे को 10,000 दोगे, ऐसा नहीं चल सकता। सो आई वॉज वेरी, अच्छा 2 चीज़ें मैं पहले दिन से इंडस्ट्री, एक तो मैं फौज से हूँ, आई डोंट लाइक बुलशिट, मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ, है ना। और कई बार कोई प्रोड्यूसर जब स्ट्रगल डेज में कोई ज्ञान भी दिखाया, तो मैं बोल के कि भाई आपने 2-4 वाहियात फिल्में बनाई है, इतना मत उड़ो यार, मैं बोल के आया हूँ मैं उनके मुंह पे, आई डोंट माइंड। आज भी मेरा आई हैव दैट एटीट्यूड, एंड ज़रूरी है वो, अदरवाइज क्या आदमी गलत फहमी में रहता है, तो एक बार सामने सामने क्लियर कर दो कि भाई दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट यू, एंड प्लीज़ इतना मत करो, ये है। मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो 2 चीज़ें समझ के आया था। एक मेरी चीज़, पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं, एक आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरा, मैं ये मन में एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके आया था कि 60% पीपल मैं मिलूंगा ना बेवकूफ़ होंगे। अच्छा। इंडस्ट्री में मैं ये समझ के आया था कि 60% लोग बेवकूफ़, मैं गलत था, 80% लोग बेवकूफ़ है इंडस्ट्री में, है ना। मैं ये नोशन लेके आया था, और ये ऐसा ही है। 80% लोग दूसरों की क्रिएटिविटी की दलाली खाते हैं, दे आर ब्रोकर्स। आज हर आदमी अपने अपने लेवल की ब्रोकरी करता है, बस दलाल है। क्रिएटिविटी बहुत कम है इंडस्ट्री में, दिस इज द प्रॉब्लम, देख ही रहे हो ना। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं तो ये सर्कल आने ही वाला था, कब तक चलेगा ये कॉपी पेस्ट करके। सबसे बड़ी चुनौती एक स्क्रिप्ट राइटर को क्या आती है? बेचना ही अपनी कहानी। देखो लिखना तो बहुत आसान है, और हर आदमी के जीवन में कहानी होती है, एवरीबडी हैज अ स्टोरी, है ना। It depends how you write it, and then you have to reach the right person. To give you an example, गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी ओरिजिनली किसने लिखी थी? जीशान कादरी नाम का लड़का था। क्यों लिखी? क्योंकि उसके पड़ोस में ये फैजल खान जो था उसका दोस्त था, उसने पूरा माहौल देखा था, फैजल खान, सरदार खान, ये और आमादिर टाइप का सब पूरा माहौल देखा था। सो आई टेल एवरीबडी कि एक कहानी तो सबके जीवन में होती है। अगर आपका जीवन इंटरेस्टिंग है, लायन करके एक फिल्म आई थी, है ना, लायन, है ना। एक लड़का था जो घर से भाग गया था ट्रेन में, ऑल दैट। तो ये उसकी कितनी फैसिनेटिंग स्टोरी है कि बंदा छोटी उम्र में घर से भाग गया, कलकत्ता में मिला, भागा मतलब इत्तेफाक से ट्रेन में बैठ गया, कलकत्ता में मिला। वहाँ कलकत्ता में उसका कोई ट्रैफिकिंग होने वाला था, बच गया, किसी ने फॉरेन ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर बड़ा होके पढ़ लिख के उसने गूगल अर्थ से उसका पुराना गांव, उसको जो 5 साल का था याद आया, वहाँ गया, उसकी माँ को मिला। उसकी माँ का भी कन्विक्शन था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। वो वहीं से निकली भी नहीं थी, झोपड़पट्टी में वहीं रह रही थी। व्हाट अ स्टोरी ना। तो वो कहानी बन गई जबरदस्त। सो एक कहानी सबके जीवन में होती है। टू बी अ प्रोफेशनल राइटर यू नीड टू हैव अ डिफरेंट आउटलुक, कि आपको कहानियाँ ढूंढते रहना है ना। जैसे मेरा छोटी उम्र में इतना अनुभव हो गया था, नेवी से ही मेरे को 2 कहानी मिल गई, ये राजीव मिश्रा की और ये रुस्तम, बराबर। 32 गुल मीटर चालू कैसा है, हमारे एक इन्हीं के क्लासमेट थे, उनके पिताजी, हम घर पे पार्टी थी, वो लेट आए। मैंने कहा क्या हो गया संदीप भाई, क्यों लेट आए? अरे यार ये रिलायंस वाले यार ये परेशान कर दिया, मेरा लाइट का बिल ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा ये तो कहानी है यार। फिर उनके साथ बैठा मैं, पूरा निचोड़ निकाला और मैंने कहानी लिख दी। मिशन रानीगंज कि भाई एक सरदार जी थे यार, 65 मजदूर फंस गए, सब ने गिव अप कर दिया उनके बारे में,
यू नो, एंड इनका कन्विक्शन था कि जिंदा है। मैंने कहा ये तो कहानी है भाई। तो ऐसे यू नो, ये सब तो बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स है, स्पार्क कहीं से कुछ अपना इमेजिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेरी टोनी जो कहानी है वो मेरा इमेजिनेशन है। तो एक मेरा बंदा था है ना, दोस्त था, ही वॉज अ क्रिश्चियन। तो संडे था, मैंने कहा चल यार मैच खेलते हैं। अब ये बचपन की बात है ना। बोला नहीं आज मुझे कन्फेशन में जाना है। बोला कन्फेशन क्या होता है? बोला ऐसा ऐसा है, जब अब कुछ गलत काम होता है तो आज प्रीस्ट के पास जाके हम कन्फेस कर लेते हैं। अब मेरे दिमाग में आइडिया अटक गया। अब मैंने सोचा कि इमेजिन करो कोई कन्फेशन करने जाता है और ये सब प्राइवेट बातें करते हैं कि भाई सर मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया ना, एंड द प्रीस्ट गिव्स यू एब्यूलेशन कि भाई तुमको यू नो ये काम करो, माफ व्हाटएवर उनका जो होता है रिलीजन में। तो मेरे को आइडिया आया कि अगर यार कोई कन्फेशन करने जा रहा है वो प्राइवेट बातें करेगा और किसी ने उधर कन्फेशन के रूम में कैमरा वैमरा लगा दिया सुनने के लिए, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। एक आदमी प्रीस्ट के पास आता है, बोला फादर आई हैव सिन्ड, मैंने गलती से आदमी मैंने आदमी को मार दिया। उसी कन्वर्सेशन, ये मेरा इमेजिनेशन है बिल्कुल मेरी कहानी में। अब उसी कहानी में ये प्रूव होता है कि उसका पहला मर्डर नहीं है और ये प्रीस्ट उसका सगा भाई है, बट प्रीस्ट कैन नॉट टेल द पुलिस बिकॉज ही इज बाउंड बाय द लॉज। कहानी बन गई मेरी। तो टोनी आप देखना यूट्यूब पे, लास्ट तक आदमी समझ नहीं पाएगा कि यार क्या हो रहा है मेरी फिल्म, ये क्या हो रहा है फिल्म में। सस्पेंस थ्रिलर है पूरा। उसमें तो इन लोगों ने भी एक छोटा मोटा रोल किया है, पीछे बैठा दिया था मैंने, मेरे यार दोस्त को लेके किया था शूटिंग मैंने। आज सर आफ्टर पॉडकास्ट हम टोनी देखने वाले हैं। हाँ देख लो, बिल्कुल देखो भाई, व्यूज़ बढ़ाओ। सो कहने का मतलब क्या, चुनौती की बात थी ना कि हमने तो लिख ली, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चुनौती है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमारे फिल्म मेकर भी थोड़े बेवकूफ़ी है यार, मतलब कहानी जबरदस्त है पर इसमें ग्लैमर नहीं है। अरे क्या ग्लैमर, अब उनका एक फिक्स माइंड सेट है, उनको लगता है ग्लैमर। अब मेरी कहानी जंगल में है तो मैं जंगल में थोड़ी कुछ वो आदिवासी औरतों को बिकिनी पहन के नचवाऊंगा यार, है ना। है जंगल की कहानी है, बेचारी जो कपड़े पहनती वही पहनेगी ना यार। तो फिर उसमें फिर थोड़ी फिर ड्रीम सीक्वेंस डालूंगा कि अचानक जंगल से चले गए यूरोप, ऐसा नहीं होता यार। बेवकूफ़ लोग हैं यार। आजकल सर कुछ भी हो सकता है। वो कहानियाँ आजकल ऐसा, मुझे ऐसा लगता है चैट जीपीटी पे बन रही। अरे भाई इतना आसान भी नहीं, पर हाँ अगर कुछ भी हो सकता है तो टेलीविज़न देखो, इतना रिग्रेसिव है हिंदुस्तान का। आज एक देयर वाज अ गोल्डन एज ऑफ टेलीविज़न इन अमेरिका, यू नो, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ। ये गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह उस ज़माने में टेलीविज़न पे आया था 10 साल पहले, है ना। अब हमारे टेलीविज़न में क्या दिखा रहे हैं हम, इच्छाधारी नागिन, ये सब दिखा रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक था, अभी मैंने कहीं सुना कि इच्छाधारी नेवला भी आ गया अभी तो। नेवला? हाँ, इच्छाधारी नेवला, मतलब वो उसके वो जेठ जी ससुर जी वो नेवला बन जाते हैं। अब ऐसा यार कितना रिग्रेसिव, ऐसा कुछ होता है क्या? अब चल रहा है तो कुछ कोई देख रहा होगा तो ही बन रहा है ना ये सब। सर क्राफ्ट खराब नहीं हो रहा? मतलब मुझे तो मैं ये जो सबका व्हाट एवर वर्क्स यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अब जिसको अगर कुछ लोगों को पसंद जो पसंद है, अब आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, है ना, क्यों चल रही है वो तो देखो, पागल हो गई है सारी, मतलब देखो है सबके मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं। अब मेरे बच्चे को मैंने दिखाया, बोला यार पापा इनके हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है। मैंने कहा इनके हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा है बेटा। तो अभी एवरीबडी वांट्स देयर 5 मिनट्स ऑफ फेम, तो अभी देख लो अश्लीलता, आई वोंट से अश्लीलता, पर लोग तो देख रहे हैं ना। समबडी नोस कि इफ़ आई डू, मैं अगर ये अंजलि अरोरा जैसा डांस करूंगी तो मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। फिर वो लोग कन्विंस कर, अब इट डिपेंड्स ऑन द माहौल। अब पिताजी को कन्विंस करेगा कि पिताजी मुझे करने दो, मैं तो मेरे क्राफ्ट के लिए करूँगा। आप बेटा करो, डांस करो, आप करो, उसमें क्या है। इसमें एक चीज़ और है सर, दैट जब ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं ना तो काफ़ी सारे पेरेंट्स को वो तो पता ही नहीं है कि इस टाइप से कोई चीज़ हो रही है। और अगर बाई चांस उनको पता चल गया वाया सो वो इस तरीके से भी चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती हैं, दैट कन्वे हो जाती हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ देखो कई मजबूरियाँ भी होती है, एंड देन दे कन्विंस देम कि हम तो क्राफ्ट कर रहे हैं, हम तो गलत तो नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं, वो समझा देते हैं। या तो पेरेंट्स कन्विंस हो जाए या तो ना। अब जैसे अफगानिस्तान में देयर वाज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर या टिकटॉकर कॉल्ड कंदिल बलूच, नाम ही था कंदिल। उसके भाइयों ने मार दिया उसको कि यार तुम गलत कर रहे हो। वो तो अफगानिस्तान था। कहने का मतलब कई बार इधर भी होता है ऐसा, ऑनर किलिंग एंड ऑल दैट, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट। नो, सही और गलत कुछ नहीं होता है। व्हाट, अब देखिए फॉर एग्जांपल 10 साल पहले, आज जैसे हम ओपनली बहुत सारे लोग हैं ना मुस्लिम्स को गाली देते हैं, 10 साल पहले इट वाज नॉट पॉसिबल। पर फिर कोई देखता है कि यार हमारे घर के बड़े कर रहे हैं, तो वी थिंक दैट इज एन एक्सेप्टेड बिहेवियर। आज घर का कोई बड़ा आदमी कोई ऐसी बेवकूफ़ी हरकत करे तो बच्चों को क्या लगा कि ये तो नॉर्मल है यार, मेरे पिताजी माताजी रोज कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज। सो यही होता है एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, इट क्रीप्स इन 15-20 साल। टू गिव अनदर एग्जांपल, नॉट इन अ बैड वे, कि पहले पुराने पिक्चरों में होमोसेक्सुअलिटी को इतना नहीं दिखाते थे, धीरे धीरे आ रहा है।
सम लोग एजेंडा से करते हैं कि चलो उनको लगता है कि लेट अस पॉपुलराइज दिस दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट पावर सिनेमा हैज गॉट सॉफ्ट पावर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद सिनेमा यू कैन प्रोपोगेंडा टूल की तरह अगर आप बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करो तो यू कैन यूज इट एज अ गुड प्रोपोगेंडा टूल या समाज को आईना दिखाने के लिए भी काम आ सकता है सिनेमा ऐसा ही हो रहा है ना कश्मीर फाइल्स देखो या ये कौन सी थी अभी जो आई थी केरला स्टोरी सो इट सर्टन फिल्म्स आर यूज्ड एज अ प्रोपोगेंडा टूल आल्सो तो कश्मीर फाइल वाज अ वेरी बैडली मेड फिल्म एज अ फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री मेरे बहुत सारी चीज़ उसमें नहीं दिखाई गई सर। नहीं वो अलग बात है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्राफ्ट स्टोरी टेलिंग को सी यही कहानी बताओ फैक्ट है कि हुआ है जेनोसाइड हुआ है ना फैक्ट है कि उनको वहां से खदेड़ा गया है ये तो दिस इज द बेसिक ऑफ द स्टोरी बट द वे यू शो इट है ना ऐसा ही एक सिनेमा आया था शिंडलर्स लिस्ट सी दैट सोफिस्टिकेशन इन द फिल्म मेकिंग तो इन माय ओपिनियन विवेक अग्निहोत्री इज अ वेरी बी ग्रेड फिल्म मेकर इनने तो वो हेट स्टोरी भी तो बनाई थी वो ठीक है दैट्स फाइन यू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू बट ऐसा कोई मास्टरपीस नहीं था बट सर्टन गवर्नमेंट ने एनकरेज किया आई नो फॉर अ फैक्ट कि गवर्नमेंट ने एनकरेज किया सरकारी दफ्तरों से कि इसको प्रोपेगेट करो ये करो वो करो ये है फैक्ट है दैट्स हाउ इट वर्क स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी बैडली मेड फिल्म है ना सिनेमैटिक तरीके से आई एम नॉट मैं शॉर्ट टेकिंग मेकिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ है ना मैं बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चरिंग को लेके द वे स्टोरीज आर टोल्ड वो इंसिडेंट कैसे बताया जाता है इट्स वेरी बैडली मेड इन माय ओपिनियन अगेन सब्जेक्टिव है तो मेरे ओपिनियन में सर आपको लगता है दैट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे वो फिल्म मेकिंग बॉडी है अगर राइटर्स के साथ में डायरेक्टर्स के साथ में अच्छे एक्टर्स के साथ में एक अच्छी कहानियों पे वर्कआउट करा जाए तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं थ्रू द फिल्म अगेन मैं ये अच्छी और बुरी कौन डिसाइड करता है हु डिसाइड्स आप और हम मिलके करते हैं बिल्कुल नहीं जो तुम्हारे लिए अच्छी होगी फॉर एग्जांपल ये जिस अभी मैंने किसका कौन सी कश्मीर फाइल्स हाँ अब वो तो बहुत बड़ी हिट हो गई ना तो फॉर 80% ऑफ पीपल वो तो बहुत अच्छी है फॉर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी पीपल पर्सन फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन लाइक मी मेरे लिए खराब है तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना सो इट सब देखो इसमें क्या है ना सेंसरशिप का भी अभी परसों की बात है एक कोई फिल्म आ रही थी उसका टाइटल में जानकी था तो सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया कि ये जानकी तो उसकी टाइटल में और मामला हाई कोर्ट में गया हाई कोर्ट ने लताड़ दिया उनको कि भाई ऐसा क्या नाम जानकी तो बहुत कॉमन नाम है सो कई लोग क्या अपना काम भी सीरियसली ले लेते ज़्यादा सेंसर बोर्ड ने बोला नहीं इनको बुरा लग जाएगा ये भी तो बेवकूफ़ी है ना यार ये सब ये दिस इज ऑल स्टुपिडिटी तो सेंसरशिप होनी देखो अब एक और इसका दूसरा पहलू भी है कि सेंसरशिप नहीं है तो ये गालियाँ भी आ रही है नो हालांकि सबको मुझे मिर्ज़ापुर बहुत पसंद आई थी इसमें बहुत गालियाँ थी पर मुझे तो पसंद आई थी पर फिर अब उसका देख के हर उसमें अश्लीलता छोड़ो गालियाँ डालना शुरू कर दिया इट डजंट वर्क एवरीवेयर जहाँ काम ज़रूरत होती है करो आज आपको लगता है दैट जो कंटेंट है फिल्म्स में वो सेकेंडरी हो गया है जो एक्टर्स हैं वो प्राइमरी पे पैरिटी आज एक अगर सपोज मेरे पास 100 रुपये है ना तो मैं उसका 80% प्रोडक्शन में डालूंगा बाय प्रोडक्शन आई मीन कि भाई मेकिंग में आज इक्विपमेंट कैमरा ये सब कॉस्टली है नई टेक्नोलॉजी है 20% विल गो टुवर्ड्स द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द आर्टिस्ट एंड द HODs अभी उल्टा हो रहा है अभी 80% तो हीरो लेके जा रहा है बाकी 10% में बाकी सबको दे दो और बाकी 10% बचा उसमें आप फिल्म बनाओ तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होनी है ना अपने लोग भी क्या खाओ भिखारियों की तरह साला मतलब कितना भी दो कम नहीं है और देने वाले हैं इसलिए ले रहे हैं ना आज साउथ में आई मीन मैंने अभी किसी को मस्ती में बोला कि सारे प्रोड्यूसर्स अगर इनफैक्ट मैं विप्रो में था आई टोल्ड यू ना तो मेरे कई दोस्त लोग हैं जो ये IT वगैरह में मैंने कहा एक एल्गोरिथम बनाओ कोई एक्टर का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड लो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लो उसकी और एक एल्गोरिथम बना के बोलो कि भाई फलाना एक्टर इसकी फ़ीस है 2 करोड़ इसकी फ़ीस है 5 करोड़ भले अभी 100 करोड़ मांगता है वो लिस्ट छाप दो और सारे प्रोड्यूसर्स अगर एक हो जाए है ना कि भाई यूनाइट भाई हमारे ये लिस्ट है इसके हिसाब से हम करेंगे कोई एक सिस्टम बनाओ ना फॉर्मूला बनाओ अब तो मैंने मस्ती में प्रोड्यूसर्स आपको बोला कि सर सारे प्रोड्यूसर एक हो जाओ मत दो फीस एक्टरों को फिर क्या कर लेंगे बोले जिस दिन मीटिंग होगी ना 3 लोग बाहर जाएंगे और फ़ोन करेंगे एक्टर को कि भाई साहब ये लोग ने कर रहा है मैं आपके साथ हूँ आप उन यूनिटी हालांकि आई मीन ऐसा होना नहीं चाहिए यूनिट बार्गेनिंग पावर पे होता है सबके ऊपर पर सामने वाला दे रहा है तो ले रहा है ना वो अगर किसी ने मुझसे कोई चीज़ का 100 रुपया मांगा मैं बोलूँगा नहीं 100 तो नहीं मैं 2 रुपये दूंगा अब या तो उसको करना है तो कर वरना मत कर जो उसको 100 रुपये दे रहा है उसके पास कर लेगा वो काम सीधी बात है ना अगर देखो आज 100 करोड़ की फिल्में बन रही है 150 का कलेक्शन किया है ना तो या बाकी सेटेलाइट बेच के तो हीरो के मीन तो प्रोड्यूसर के घर में 10-15 करोड़ आए
अगर आपने सॉलिड कंटेंट बनाया टू गिव अ स्टोरी ऑफ कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, आपने 10 करोड़ में पिक्चर बनाई और 100 करोड़ कमाए, तो आपने तो ऐसी 5 पिक्चर का कमा लिया ना एक साथ। सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ना, वो देखो ना आप बड़ी पिक्चर। एक ना बेवकूफ़ी है, बड़ी पिक्चर बड़ी पिक्चर क्या होता है यार? कहानी सिर्फ 2 तरह की होती है, अच्छी और बुरी। अब कहानी की अगर रिक्वायरमेंट है कि कहानी में हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज ले आओ, है ना। अब अननेसेसरी लोग क्या है, स्केल बड़ा होना। एक नया नाटक चालू, नया क्या पहले से ही है, स्केल दिखना चाहिए, ग्रैंड्योर दिखना चाहिए, ये वर्ड है प्रोड्यूसरों के। क्यों दिखना चाहिए ग्रैंड्योर? आज की पब्लिक यूट्यूब पे देख लेती है। अब कहानी बताओ ना यार। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, इतनी कहानियां है, टेल गुड स्टोरीज और खुद इमेजिनेशन यूज करो। और अपनी तो इतनी पुरानी सभ्यता कल्चर है अपना। ये दशरथ मांझी की कहानी, एक आदमी बीवी एक्सपायर हो गई, है ना, एक चीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, कहानी है ना, बहुत अमेजिंग बनाई, ठीक है, अच्छी गुड स्टोरी। सो इतनी कहानियां, अब उसमें ग्रैंड्योर थोड़ी दिखाने की जरूरत है। वो बिहार का बंदा है, लुंगी पहन के उसने चीनी हथौड़ी लेके पहाड़ तोड़ा तो पहाड़ तोड़ा। अब उसमें क्या दिखाओगे ग्रैंड्योर? पता नहीं क्या दिमाग में घुसा हुआ है, अजीब सा कुछ सिस्टम है कि ग्लैमर दिखना चाहिए, ग्रैंड्योर दिखना चाहिए, बड़ी फिल्म। बड़ी क्या होता है यार? अननेसेसरी। पठान ने जवान, क्या वाहियात फिल्म मेकिंग, वो हेलिको क्या है, उससे क्या होता? कहानी बताओ ना यार। बिग बजट मूवीज़ बनने लग गई हैं, उसमें लाइक एक तो एक्टर्स जो हैं मेगा स्टार्स हैं आजकल, फीस छोड़ो आप, प्रॉफिट शेयरिंग पे आ चुके हैं। जैसा आपने अभी बोला कि भाई वो इतना सा तो बचता है एट द एंड, तो कहाँ पे जाएगा वो जब फिल्म मेकिंग में लग नहीं रहा, उनके पास सारा अमाउंट जा रहा है। प्लस एक तरफ एक्टर हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ अक्षय कुमार सर को, कि जो साल में उनको काफ़ी बार ये ना ट्रोल करा जाता है कि वो साल में बोला आप है ना पाजी 3-4 फिल्में निपटा देते हो, तो वो कहते बोले इसमें बुराई क्या है? क्या बुरा है? बोले भाई तुम साल में 1 करते हो, मैं साल में 4 करता हूँ, मैं 2 महीने में 3 महीने में 1 फिल्म निपटा देता हूँ, है ना। अच्छा, वो उनका ना कंसिस्टेंसी है लास्ट 5-7 सालों से, तो मैं खुद उनको फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि उन्होंने खुद ने एडमिट करा है, बोले कि क्या होगा 5-6 करी ना, 2 नहीं चली, सही है। बोले नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, बट 3 अगर चली तो चल गई ना। सी अगेन उनको कोई मिल रहा है ना, देने वाला। हाँ, देने वाला। हाँ। आप स्टार्स के पैसों की बात कर रहे हो ना, फॉरगेट द स्टार्स का जो एंटूराज होता है ना, उनका मेकअप मैन, ड्रेस मैन, फलाना हेयर ड्रेसर, इनका रोज का 1.5-2 लाख रुपए का बिल आता है। इनका जब हिसाब किताब होता है ना, फिल्म खत्म होती है तो फिल्म का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, उससे ज़्यादा इनका पेमेंट होता है हेयर ड्रेसर का, है ना, कपड़ा। हाँ, तो ये बेवकूफ़ी है। तो अब खड़े रह जाते हैं शाम को, उनको क्या शाम मतलब उनको देना पड़ता है। अभी हीरो का जो मेकअप स्पॉट बॉय है, उसको रोज के 15,000 रुपये, मतलब महीने के उसके 4.5 लाख रुपए। किसका पैकेज है 4.5 लाख रुपए? देख लो है सर, वो TCS वालों के तो 2.5-2.60 के पैकेज है। सही है। अब देख लो, थू है ना जीवन पे। तो है ऐसा। अब क्या करना है स्पॉट बॉय को? हीरो को टाइम पे उसका सिगरेट, दारू, गुटखा पहुंचाना है, उसका संभालना है सब, उसका जो भी है, मतलब एंड ही हैज टू बी हिज राइट हैंड मैन। खत्म हो गई बात। ऐसे सर कितने, अगेन मेरा ही क्वेश्चन है, हाँ, ऐसे कितने हिडन चार्जेस होते होंगे जो ऑडियंस को पता ही, मतलब बहुत ज़्यादा। इट डिपेंड्स ना देने वाला। अब जो दे रहा है ना प्रोड्यूसर, पहले मैं तो बोलूँ कंडीशन नहीं देना, जा नहीं दोगे तो तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारी फीस में से दो, फिर देखो क्या होता है। ऐसे में मामला बिगड़ता भी तो होगा। हाँ, तो मजबूरी। अगर अब आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, फॉर एग्जांपल, मैं सपोजिंग, आई मीन ऐसा होगा नहीं, मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं एक स्टार के पास गया, सर कितना पैसा लोगे, ये स्क्रिप्ट है, पसंद आई, कितना पैसा लोगे? उसने बोला कि मैं लूंगा 50 करोड़। मैं कह रहा, अब देखो इसमें ऐसा भी होता है कि अब उसने बोला कि हाँ मैं तेरी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं लेके गया किसी फाइनेंसर के पास कि भाई फलाने स्टार मेरी फिल्म कर रहे हैं, 50 करोड़ मांगा है, मेकिंग का 80 करोड़ है ना, आप मुझे दे दो 80 करोड़, फिल्म में बना के देता हूँ, मेरा फीस भी। बोलेगा ले जाओ, फिल्म फ्लॉप हो गई तो। लेकिन मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, या मेरा ओपिनियन, मैं होगा नहीं 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा, मैं तुमको 2 करोड़ दूंगा। तो या तो वो बोलेगा भाग इधर से, है ना, या तो उसने बोला चल मैं कर लूँगा। तो फिर मैं अगर कर रहा है और मैं फिर बोलूँगा कि, और उसके अलावा सर बजट नहीं है, उसके अलावा ये जो कॉस्ट होगा आपका एंटूराज, आपका मेकअप मैन, आपका हेयर ड्रेसर, आपका स्पॉट बॉय, आपका ये उसके मैं पैसे नहीं दूंगा। ये तो विशफुल थिंकिंग है, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर मैं बोलूँगा तो बोलेगा जा भाई दरवाज़ा उधर है, उनको देने वाले मिल रहे हैं ना। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू मेक सिनेमा माई वे।
है ना, कि भाई ऑफ कोर्स सी देखो कंफर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे भी जो एक्टर्स होते हैं उनके स्पॉट बॉयज होते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट होता है कि भाई 1500 2000 उसको दे दिया, क्योंकि वो काम भी कर रहा है, एक्टर का टाइम बचा रहा है ताकि मुझे ही काम आता है। फिर 15,000 इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी, 1500 इज जस्टिफाइड, 2000 इज जस्टिफाइड कि ये यू आर डूइंग सम गुड जॉब, आप एक्टर को कंफर्टेबल रख रहे हो, उसका टाइम पे खाना पीना, उसका जो भी है वो भी आई डोंट माइंड कि भाई एक्टर की फीस से मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा। फिर आप 15,000 मांगोगे, ऐसे तो 4 लोग होंगे उसके, तो रोज़ का 60,000 उधर जाएगा। तो ये अपने अपने हिसाब से होता है। तो अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, कोई सुनेगा बोलेगा नहीं नहीं तुमको समझ नहीं है, हम ऐसी फिल्में बनती रही है। अब अपना सबका अपना अपना थॉट, मैं फिल्में बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा जैसे मैंने टोनी बनाई है, मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। अगर सपोज किसी की बैक टू बैक कोई राइटर है, उनकी कहानियाँ नहीं चल पाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। सी हाँ, इंडस्ट्री में अब मैं वही कह रहा हूँ ना, सलीम जावेद साहब और कादर खान छोड़ के आप 5 राइटर का नाम ले लो, कोई ये नहीं देखने वाला कि राइटर ने ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्यों? फिल्म फ्लॉप हो जाएगी ना, अगर फिल्म हिट हो गई तो राइटर को क्रेडिट नहीं मिलने वाला, अनलेस इट्स एक्सेप्शनल। आज तक कभी मन में सोचा कि क्या राइटिंग है यार, नहीं, हीरो को क्रेडिट जाएगा या डायरेक्टर को जाएगा। सेम में जब फ्लॉप भी होगी तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का राइटर कौन है मुझे तो आज तक नहीं मालूम। आजकल थोड़ा सा सर प्रोड्यूसर को लोग जानने लग गए उनके प्रमोशन वगैरह के नाम से, बाकी हीरो के नाम पे बिल फाड़ते हैं ना। हाँ। तो आमिर और हीरो भी खुद अपने आप पे लेता है ना। आमिर खान आज तक बोलता है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मेरे मज़ा नहीं आया, मतलब मुझे मालूम था ये वो है ना। रूप की रानी चोरों का राजा सतीश कौशिक साहब बेचारे गुजर गए, तब तक इतने सालों बाद बोला कि यार मैंने गड़बड़ कर दी यार। तो कौन राइटर है वो तो हमें नहीं मालूम ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अगर लगता है कि क्योंकि राइटर वर्क्स इन टेंडम विद द डायरेक्टर। फिल्म लाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि न्यू मनी विल कीप कमिंग। कहीं उठ के छोटे शहर में, इंदौर में, जयपुर में, भोपाल में, अहमदाबाद में किसी ने ज़मीन दलाली में, किसी ने कारखाने से पैसा कमाया, तो ऐसा ही विल नॉट गो फॉर कन्वेंशनल बिजनेसेस, वो बोलेगा यार फिल्म बनाते हैं। फिल्म लाइन इसीलिए टिकी हुई है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? न्यू मनी कीप्स कमिंग। फिल्म लाइन के सारे लोग अपने अपने लेवल का बकरा ढूंढते रहते हैं। कोई ना कोई कहीं से पैसे लेके आ रहा है, इधर से उधर से, वो फ्लाइट से आएगा, ट्रेन से जाएगा वापस, हमारा इधर छोड़ के जाएगा। आप समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात बोली आप। फैक्ट है। आप सोचो जितना ज़्यादा ग्लैमरस बिजनेस है उसमें उतना ज़्यादा रिस्क होता है। आज अगर आपने एक कन्वेंशनल बिजनेस कर लिया कि आपने 10 ओला की गाड़ियाँ डाल दी, तो आप यू विल नॉट लूज मनी। पर आपने उसी पैसों में अगर फिल्म बनाई तो यू विल लूज मनी। तो ये गोल्डन रूल है, जितना ज़्यादा ग्लैमरस बिजनेस उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। जितना अनकन्वेंशनल, अच्छा सपोजिंग किसी ने ज़मीन दलाली में पैसे कमाए, फॉर एग्जांपल है ना, कि ज़मीन दलाली तो मैं ऐसे डेरोगेटरी टर्म में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पर किसी ने चलो छोटे टाउन में कितना हो गया ज़मीन का पिछले 10 सालों में, बहुत है ना लोग कमाए, तो उनको यार वो ऐसा नहीं सोचेगा मैं ईंट की भट्टी डालूंगा क्योंकि इसमें 1 लाख ईंट तो रोज़ की जाएगी, ऐसा नहीं, चल एक बार पिक्चर बनाते हैं। तो ये ग्लैमर है, यू नो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज फिल्म लाइन का यही है कि न्यू मनी विल कीप कमिंग। कोई ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता रहेगा, कोई ना कोई प्राइवेट इक्विटी वाला आता रहेगा, कोई ना कोई आता, सबको शौक होता है बैक ऑफ द माइंड कि कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा फेमस हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक बात और है, इंडस्ट्री में सभी अपने अपने लेवल का बकरा ढूंढ रहे हैं। कोई प्राइवेट इक्विटी किसी को टिका दिया, किसी ने पार्टनरशिप कर रही, ये कर लिया, वो कोई कमाएगा तो सिर्फ वही जो फिल्म लाइन का बंदा है ना, जिसने अपनी एंट्री फी भरी हुई है, जिसने स्ट्रगल किया, वही कमाएगा। बाहर से जो आएगा कुछ कमा के नहीं जाएगा। एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर, नॉट एज अ राइटर, अगर आपके पास में कोई, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपके पास में एक स्क्रिप्ट लेके आता हूँ, तो कैसे पता लगता है कि ये स्क्रिप्ट चल जाएगी? नहीं चले, अगर कोई आदमी आज तक ऐसा आदमी बोल दिया कि फलानी स्क्रिप्ट चल जाएगी तो सारी फिल्में हिट हो जाती ना, कुछ नहीं बोल सकते। जो चीज़ मुझे बहुत पसंद, सी इट्स सब्जेक्टिव, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, पब्लिक बोले अरे क्या बेकार बना दिया, क्या है, तो इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। आज टोनी भी बहुत सारे, मतलब 90% लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन 10% लोग तो है अरे क्या है, मूड ख़राब कर दिया, क्या है इसमें कुछ, तो हर जगह रहने वाला है। कई लोग तो 3 इडियट्स को गाली देते थे, कई लोग, मुझे आज तक नहीं मालूम, राजा हिंदुस्तान नाम की एक फिल्म आई थी, सुपर हिट, मुझे आज तक नहीं मालूम कि ये फिल्म हिट कैसे हो गई। धर्मेश दर्शन जी मेरे फ्रेंड है, मतलब आई नो हिम, पर मुझे आज तक नहीं मालूम कि फिल्म में ऐसा क्या था, क्यों हिट हो गई, नहीं मालूम। एट द सेम टाइम एक शहर करके फिल्म आई थी, अरशद वारसी की, IPS ऑफिसर बने, वो फ्लॉप हो गई। इट वॉज सच अ गुड फिल्म, मैंने 5 बार देखी है। तो ये सब्जेक्टिव है, मुझे कुछ टाइप का सिनेमा पसंद है, आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें जो बनाने वाले ने, बिकॉज इट्स मास मीडिया,
वी आर इन द बिजनेस ऑफ मास मीडिया। अगर बनाने वाले ने 60-70% लोगों को खुश कर दिया ना, तो 30% तो वैसे ही ना खुश रहेंगे कि मज़ा नहीं आया। जितने ज़्यादा लोगों को मज़ा आए वो अच्छा है। सो सिनेमा का गोल्डन रूल ये है कि अगर मैंने एक फिल्म बनाई तो मेरे वॉचमैन को भी पसंद आए और कंपनी के CEO को भी पसंद आए। और वो जिस दिन हमने ये फाइन लाइन क्रॉस कर ली, अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फलाना बिहार बेल्ट में नहीं चलेगी इसलिए एक आइटम नंबर डाल दिया, मारामारी पंजाब, मारामारी नहीं है तो पंजाब में नहीं चलेगी तो मारामारी डाल दो। तो ये एक लोग अपनी अपनी रिसर्च के हिसाब से सोचते हैं, यू नो। हो भी सकता है, आई एम श्योर ये इतने सालों से कर रहे हैं तो कुछ ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को नॉलेज होता है कि इसमें पुराने ज़माने में बोलते हैं इसमें बिंदु जी का एक गाना डाल दो, इसमें नोरा फतेही का डालो, इसमें सुखविंदर का डालो, यू नो। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने हिसाब से, उनको पता है यहाँ से ये कलेक्शन आता है, ये आता है, ये आता है, तो उनका एक सिस्टम होता है कुछ, वही फॉर्मूला पे चल रहे हैं लोग। तो भाई मारामारी भी होनी चाहिए उसमें, एक आइटम नंबर, एक रूल ही हो गया। देखो ना हर जगह आइटम नंबर भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पब्लिक थरकी हुई है ना, उनको पसंद आ रहा है इसलिए डाल रहे हैं सब। एक बॉलीवुड में ना एक बबल टाइप आ चुका है, वो मतलब जिसमें नई अच्छी कहानियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं, क्रिएटिविटी जैसा भी आप बोलो नहीं देखने को मिल रहा है, वो कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा है, साउथ से उठा रहे हैं, बाहर से उठा रहे हैं। हाँ, हिम्मत ही नहीं है ना, उसका कारण है आज आप साउथ के जो सब्जेक्ट्स हैं, एक बार हिट हो जाती है तो फिर वो बोलते हैं अरे ये हिट होगी इसको ले लो, राइट से लो। और उसके लिए डेवलपमेंट कर, राइट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द राइटर्स ना। आप राइटरों में इन्वेस्ट नहीं करोगे, और ऐसा नहीं कि एक महीने में दे दो, अरे सालों साल लगते एक अच्छी कहानी लिखने में। इन्वेस्ट इन द राइटर्स, तब जाके ये होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। बहुत लोगों को लगता है राइटिंग में क्या है यार, ये DVD ले लो, ये करो, ऐसा चलता नहीं है, है ना। तो अब समझ में आ गया, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। मुझे तो एक पुराने प्रोड्यूसर साहब थे, एक बार मिले थे, बोले यार विपुल आज ये नया, आजकल ये नया नाटक चालू हुआ है, कंटेंट ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे पास कहानी? कंटेंट जो सोशल मीडिया पर चलता है, बोला आजकल ये कंटेंट किंग विंग की बात कर रहे हैं यार, कुछ है क्या ऐसा तुम्हारे पास? ऐसा नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। भेड़ चाल जब स्त्री हिट हो गई जिस दिन, पहली वाली, बिल्कुल, उस दिन शाम को 3 कॉल आए, सर ऐसा कुछ है क्या, हॉरर कॉमेडी ऐसा कुछ है क्या? ऐसे होगा तो भी जब मैं बनाऊंगा तब तक 1.5 साल हो जाएंगे, बनेगी तब तक कुछ और। तुम्हारे हर फ्राइडे को तो तुम तो बरसाती मेंढक को, मैंने कहा यार तब तक तुम्हारा कुछ और मूड हो जाएगा, तब तक कुछ और जॉनर चल गया, फिर एनिमल आ गए तो तुम टॉक्सिक मांगोगे, कोई है क्या ऐसा जो औरतों को मारता है, ऐसा कुछ स्टोरी है क्या? फिर उनका ये चालू हो जाएगा। बेवकूफ़ लोग हैं सब सारे, कुछ नहीं। इन अ वे इट इज़ गुड ओनली कि क्या चर्निंग होगा ना, जो समझ गए वो टिक जाएंगे, बाकी सबका पैकअप हो जाएगा, फिर हम जैसे ओरिजिनली क्रिएटिव राइटरों का आ जाएगा। फिर देखो मैंने सर एक चीज़ नोटिस करी है पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों में, हाँ, कि साउथ की जो मूवीज़ हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा स्टोरी पे, डायरेक्शन पे, आपके उस पर इन्वेस्टमेंट होता है कि किस तरीके से चीज़ दिखानी है, एक पूरी स्टोरी लाइन बहुत सॉलिड होती है। बॉलीवुड के अंदर में हम पिछले जो काफ़ी सालों से देख रहे हैं, दैट इज़ स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो सुपरस्टार मेगा स्टार्स हैं उसमें, उसकी वजह से चल रही हैं, मे बी बिजनेस उतना कर पा रही हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट निकल पा रहा है। कईयों का काफ़ी हमने देखा है उनके आने के बाद में भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकला। और उसी के अगेंस्ट में जो छोटी मूवीज़, कम बजटेड, कोई मेगा स्टार सुपरस्टार नहीं है, छोटे स्टार्स के साथ में जब मूवीज़ लॉन्च करते हैं, मूवीज़ आती हैं, वो बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं। नहीं, पर एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूँ, देखिए हम साउथ की बात करते हैं ना, हमें साउथ की कितनी फिल्म मालूम है, कांतारा, KGF, पुष्पा, बिल्कुल, लेकिन फॉर एवरी फिल्म दैट यू नो जो है 40 फिल्में वहाँ भी फ्लॉप हो रही है। हाँ, वहाँ भी फ्लॉप। मलयालम से अभी साउथ का सिनेमा हड़ताल पे, साउथ बाय साउथ आई मीन द तेलुगु सिनेमा हड़ताल पे था पे पैरिटी को लेके। अभी मलयालम सिनेमा वॉज वेरी गुड, लिमिटेड बजट में बनती थी, सॉलिड स्टोरीज। अब मलयालम इंडस्ट्री तकलीफ में, क्योंकि कुछ NRI प्रोड्यूसर्स आए, रेट बढ़ गए, यू नो, अब स्टार्स अनसंड मांगने लगे, प्रॉब्लम हो रहा है। केरला में या साउथ में एक और रूल क्या है कि टिकट रेट्स आर फिक्स्ड। अच्छा, हाँ, वहाँ एक सर्टन अमाउंट होता है। दूसरा, प्रोड्यूसर्स के साथ भी जो P&A एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। या आज मुझे एक फिल्म देखनी थी F1, उसका 800-900 रुपया टिकट थी, यू नो। सो दो रेट्स आर फिक्स्ड, सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। साउथ में क्या कल्चर है सिनेमा का, मुझे याद है जब मैं मेरा पोस्टिंग वाइजाग में हुआ था, विशाखापट्टनम में, मेरे 2-3 दोस्त थे वहाँ के। साउथ में अगर घर का इनकम 1000 रुपया है तो हम जब बजटिंग करते हैं कि भाई 300 का राशन, 200 की फीस, 100 रुपये का सिनेमा, वो बजट में आता है। सिनेमा वॉज पार्ट ऑफ योर कल्चर। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो इट वाज पार्ट ऑफ योर, इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट फॉर देम, इट्स। और तब सिनेमा भी ऐसा बनता था, सोशली रेलिवेंट सिनेमा, ये NT रामाराव, MG रामाराव, ये वो, ऑफ कोर्स कमर्शियल एंटरटेनमेंट होता था।
पब्लिक क्या है ना, एंड एंटरटेनमेंट के क्या है ना, वेरिड रीजंस है, सबके लिए अपना एंटरटेनमेंट अलग अलग होता है. बट एंड हम प्रोड्यूसर्स यहाँ है ना एज्यूम करते हैं कि हमारी ऑडियंस बेवकूफ़ है, नहीं यार इनको समझ में नहीं आएगा. अरे जस्ट बिकॉज आपको समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बहुत होशियार है आज, तो प्रोड्यूसर्स एज्यूम कर लेते हैं. फैक्ट इज हिंदी सिनेमा इज लैकिंग ओरिजिनलिटी, ये तो फैक्ट है. उसमें साउथ वाले हिम्मत तो करते हैं, कम से कम साउथ में हिम्मत तो करते हैं. अगर आप हिम्मत करोगे तो वैसे ही देखो 90% फिल्में दे डोंट मेक मनी. आप हिम्मत करोगे ओरिजिनल करने की तो हो सकता है कि 40% काम कर जाए, और रिस्क तो है इस धंधे में. बट दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि कुछ नया लाने की ट्राई. अब ये राजा मौली साहब जब मक्खी को हीरो लेके साउथ, ये आज 15 साल पहले जो ईगा बनी थी, आपको लगता है इधर किसी का हिम्मत होगा? पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं है. तो ये अब हिम्मत, somebody has to back that also ना. 100%. इवन फॉर दैट लगान की बात करूँ अगर, कि लगान का स्टोरी अगर मेरे पास कोई आता, अगर मेरे पास पैसा है फॉर एग्जांपल, और कोई बोलता है कि देखो सर एक स्टोरी लेके आया हूँ, अंग्रेजों की छावनी है, गाँव वाले कभी क्रिकेट खेला नहीं है, क्रिकेट खेलना है, खेलते भी है जीतते भी है, तो मैं बोलूँगा भाग इधर से. आमिर खान को कन्विक्शन था आफ्टर ही सॉ द स्क्रीन प्ले, नॉट द स्टोरी. एंड दैट इज अगेन, स्टोरी तो दुनिया में 5 ही है. हाउ यू, पुष्पा की कहानी तो बहुत 50 साल से यही है ना, मतलब वो गरीब है बन गया. स्क्रीन प्ले, yes. दैट इज द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी, हाउ इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. कोई पुरानी चीज़ें नए तरीके से दिखाओ, कोई नई चीज़ें पुराने तरीके से दिखाओ, ये गोल्डन रूल है. तो स्क्रीन प्ले राइटिंग स्पेशलिस्ट क्राफ्ट है. सलीम जावेद साहब, दे वर वेरी गुड एट राइटिंग द स्क्रीन प्ले. कहानी तो उनकी वही थी, माँ बाप भाई भाई, स्क्रीन प्ले एंड ऑफ कोर्स द डायलॉग्स आर पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे सर, एक जब मूवी आप लोग बनाते हो तो लाइक आपने कहानी बहुत अच्छे से लिख दी, राइट. उसके बाद में अब जैसे अभी आपसे डिस्कशन जो हो रहा था उसमें आपने बोला क्राफ्ट पे एम्फेसिस दिया, तो क्राफ्ट वाला काम अगर ढंग से नहीं हुआ, या डायरेक्टर वाला जो वर्किंग है, जो ऑन स्क्रीन ग्राउंड वर्क जो है, वो अगर कहीं पे भी लैग कर गया, तो ये इम्पैक्ट किस तरीके से कर जाता है? एक भी डिपार्टमेंट, सी नॉट ओनली डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है. इसमें एडिटर, इसमें डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, यहाँ तक के जो कॉस्ट्यूम्स, सो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. अगर एक हिल गया ना तो सब गए. I'll give you one example. मिशन रानीगंज मेरी जो आखिरी फिल्म आई थी, एंड आई एम गोइंग टू से दिस वेरी ब्लंटली, मिशन रानीगंज फिल्म का है ना, द प्रोड्यूसर एंड जो भी थे, 7 मिनट उन लोगों ने अपनी मर्जी से काटा, विच वॉज नॉट वॉट आई और द डायरेक्टर वॉन्टेड, कि भाई 7 मिनट का लेंथ कम कर दिया फॉर सम रीजन. बट 7 मिनट में पिक्चर मुझे लगा कि काफ़ी 10, अगर आपने मिशन रानीगंज देखी हो ना, तो 65 मजदूर फंस जाते हैं, ऊपर एक हीरो और उसकी टीम मेहनत करती है, और नीचे बवाल होता है. तो ये 65 में से 10 की मैंने कास्टिंग की थी, इन द सेंस के 10 की पूरी एक स्टोरी थी. एक बंदा है जिसका एक कुत्ता भी है, उसका वेट कर रहा है, रवि किशन जी उनके पिताजी का स्टोरी. तो ऐसे 8-10 लोगों की मैंने एक ग्राफ बनाया था. ये लोग ने 7-8 मिनट काट दी, फॉर सम रीजन, एंड फिल्म बैठ गई हमारी. तो इट डिपेंड्स. तो अगर एक डिपार्टमेंट हिल, अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया है, जो भी उनके कंपल्शन हो गया, रीज़न होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट गेसिंग कि 7 मिनट होती तो पिक्चर सुपर हिट हो जाती. आई एम नॉट सेइंग दैट. मुझे लगा फिल्म काफ़ी बर्बाद हो गई. बहुत सारे और फैक्टर्स भी थे. इट डिडंट डू एज वेल एज वी वांटेड. पर आप ऑनलाइन हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं तो IMDb रेटिंग ठीक ठाक है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. थिएटर में चली नहीं, वो एक अलग रीज़न है. सो ऐसा भी होता है. बट सिनेमा इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, सो सारे डिपार्टमेंट हैज़ टू बी इन सिंक. राइटर जो लिखता है, डायरेक्टर का काम है उसको और एनहांस करना. मैंने पेपर पे लिखा, पर उसको विजुअली कैसे एनहांस करना, बैकग्राउंड से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके प्रॉप्स से लेके एवरीथिंग विल एनहांस द सीन. सो ये कलाकारी है. सो उसमें सबका योगदान होता है. आपका आर्ट डायरेक्शन कैसा है, आपका कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, ऑल दैट विल एनहांस योर सीन. इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. सबको मिल के करना पड़. इसलिए कोई एक आदमी नहीं. हॉलीवुड यहाँ हम लिखते हैं फलान फिल्म बाय सो एंड सो, हॉलीवुड में अलाउड नहीं है. वो यूनियन ने बोला कि नहीं, एक आदमी कैसे लिख सकता है कि अपना. इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. एक सर अभी कुछ टाइम पहले कपिल शर्मा शो जो है, उसमें अक्षय पाजी आए हुए थे, और उनके साथ में रितेश सर भी थे, अभिषेक बच्चन सर भी थे. तो उनसे ने एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, कि बोले कि सबसे पहले आप जब आपके पास में कोई स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या देखते हो, है ना. तो उस पे उन्होंने बोला, बोले यार एक कहानी बताता हूँ. हाँ,
कि बोले वो मैं पैसे सबसे पहले ये था कि बोले अगर भाई मेरे को फॉरेन में शूट हो रहा है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ करवा रहे हो तो नहीं। तो वो पहले के टाइम पे लोगों का, एक्टर्स का क्या माइंडसेट था और आज की डेट में एज एक्टर्स है ना, अब क्या माइंडसेट है? नहीं ये वो माइंडसेट तो पहले से देखो। फॉरेन में क्या है, एक और बात है। हाँ देखो, फॉरेन में शूटिंग इज इजियर। इफेक्ट इंडिया में क्या है ना, बॉम्बे में की बात कर लो, यहाँ आप शूट करोगे ना, आपने परमिशन भी ली है ना, पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड, कॉर्पोरेटर के लुखे सब पैसे मांगने आ जाते हैं। अच्छा। अरे इतना वो गए, उनको लगता है बस ये फिल्म बना रहे तो हमारा भी अधिकार है। लोकल पॉलिटिशियन के बंदे आ जाएंगे, लुखे लोग आ जाएंगे, पुलिस वाला आ जाएगा, फिर वही दूसरे को भेजेगा, बोला नहीं हमारा तो सब खाऊ है। फॉरेन में कुछ नहीं। आज जैसे हमने रुस्तम के कुछ गाने वाने और कुछ सीन्स रुस्तम के शूट किए, हाँ। उनकी फिल्म ऑफिस होती है सरकार की, है ना, कैंट फिल्म ऑफिस थी, वहाँ हमने दे दिया, खुद ही लोकेशन सेट हो गया, बोला हाँ ये लोकेशन है, जो भी फीस उनकी भर दो, उनकी पुलिस आके ब्लॉकिंग जो करना है, कोई परेशान नहीं करता। शूटिंग इन अ फॉरेन कंट्री इज़ वेरी कन्वीनियंट, है ना। ऑफकोर्स हम कहानी बानी बना नहीं सकते, मतलब फॉरेन की तो हो नहीं सकती, मुझे यहाँ अगर करना है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। वहाँ खर्चे भी है, आपका इंश्योरेंस सब प्रॉपर कड़क होना चाहिए एंड ऑल दैट, यू नो। वहाँ कुछ भी नहीं चलता। यहाँ तो कहीं भी कैमरा लगाया कर लिया। अच्छा। हाँ यहाँ तो मतलब एक बार थोड़ी पर लोकल भाई से परमिशन ले ली, कर लिया, है ना, वो भी होता है। लेकिन फिर वहाँ इंश्योरेंस ये वो सब देखा जाता है, लेकिन कन्वीनियंट है। अच्छा, हीरो को ये कन्वीनियंट, अब जैसे हम ये मिशन रानीगंज के कुछ शॉट यहाँ बंगाल में थे, अरे 1-2 लाख पब्लिक आ गया यार, काम ही क्या करोगे, घेर लिया यार, कोई फ्रेम ही खाली नहीं है, क्या काम करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए फॉरेन प्रेफर करते हैं। बाकी और किसको अच्छा नहीं लगता प्रोड्यूस, दूसरों के खर्चे पे घूमना किसको नहीं अच्छा लगता। हाँ। तो हम भी फॉरेन प्रेफर करते हैं, भाई ले चलो यार, मजे HOD फर्स्ट क्लास में अपना बिजनेस क्लास में जाएंगे, होटल अच्छी होटल में रहेंगे, फॉरेन देखेंगे, काम भी कर लेंगे, तो यू लाइक दैट, माहौल अच्छा होता है। तो यही है। कैसा एक्सपीरियंस है सर? आपने काफ़ी काम करा है अक्षय सर के साथ में। 2 फिल्में की है। हाँ, तो नहीं, इज वेरी डिसिप्लिन्ड। अक्षय जी yes. का देखिए क्या होता है ना, एक स्टेज के बाद एक स्टेज बाय स्टेज, आई मीन द फाइनेंशियल सक्सेस एंड ऑल दैट, आदमी थोड़ा वो हो जाता है, ढीला हो जाता है कि लेट गो। इन्होंने अभी तक, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आज भी इतनी डिसिप्लिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप सोच के देखो कि रोज 4 बजे उठना, इट्स नॉट अ जोक, मजाक नहीं है ना, बिल्कुल। तो और वो भी, अच्छा हम नेवी में तो डंडे की जोर पे उठते थे कि भाई उठना ही पड़ेगा वरना कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अभी तो कोई मजबूरी नहीं है उनकी, तो भी उठ रहा। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है। 2 टाइप की डिसिप्लिन होती है, एक होती है कि फोर्स डिसिप्लिन, कि डंडा मार के करवाना है तो भाई नौकरी पे जाना है तो उठना ही पड़ेगा। एक है कि नौकरी पे नहीं जाना है फिर भी उठता हूँ मैं और मेरी व्यायाम कर लेता हूँ। सो ऑफकोर्स उसके अलावा भी उनका टैलेंट वैलेंट वो सब तो होता ही है, बट डिसिप्लिन मेक्स। आज क्रिकेटरों के एग्जाम्पल ले लो ना, विनोद कामली को देख के कितनी बुरा नहीं लगता। ही वॉज वेरी टैलेंटेड, ही वॉज, बट ही डिडंट हैव द डिसिप्लिन एंड द सेल्फ कंट्रोल। सचिन वॉज कंपेरेटिवली लेस टैलेंटेड बट ही हैड द डिसिप्लिन। जिस आदमी में डिसिप्लिन और ये टैलेंट है ना, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली जिस आदमी में टैलेंट होता है उसमें डिसिप्लिन कम होती है, और जिसमें डिसिप्लिन होती है उसमें टैलेंट कम होता है। जिस आदमी में टैलेंट है और डिसिप्लिन दोनों चीज़ है ना, वो आगे निकल जाएगा। और अक्षय जी का ऐसा है कि सेट पे आगे फिर ऐसा नहीं कि 2 शॉट दिए और चले गए, वैनिटी में सो गए, ये इधर ही है। अब हीरो सेट पे बैठा तो सब हरकत में आ रहे कि भी फटाफट करो यार, ये भाई साहब बैठे हैं, दैट क्योंकि ही इज देयर, तो बाकी सब हर कोई ढीला काम नहीं होगा। पर चलो सर बैठे हैं, शॉट लगाओ यार, तो ही डजंट गो देयर, शॉट दिया इधर ही बैठे हैं, अनलेस वो लंच वंच या कुछ काम हो गया तो, अदरवाइज शॉट दे के इधर ही बैठे हैं। तब तक लाइटिंग वाइटिंग शिफ्ट करो, मैं यहाँ पे। हाँ ज़्यादा टाइम लगता है तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं सर आधा घंटा लगेगा, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, तो उनके भी दूसरे काम होते हैं तो वो उनका निपटा लेते हैं। अगर 5-10 मिनट है तो वो भाई साहब वहीं बैठा रहते हैं। बदमाश भी हैं सर बहुत, कुछ हंसी मजाक होती है तो इज अ कूल गाय, मतलब हंसी मजाक तो हम मस्ती करते रहते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि मतलब वो कोई कुछ भी नहीं, ही डजंट क्रॉस द लाइन। हाँ, वो ऑफ कोर्स दैट इज उनका नेचर है, वो इज गुड विद एवरीबॉडी, यू नो। मनोज वाजपेयी के साथ में भी नहीं, मैंने काम नहीं, मतलब मैं जिनके साथ काम करता हूँ, नीरज पांडे जी ना, तो उनका तो अभी फिल्म का अभी शूटिंग ही खत्म करके आया मनोज जी के साथ। और नीरज पांडे जी तो मनोज जी के साथ काफ़ी फिल्में की है, तो 1-2 बार ऑफिस में मिला हूँ मैं उनसे। उनको याद भी नहीं होगा, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, बट मेरा अनुभव नहीं है उनके साथ काम करने का, मनोज वाजपेयी जी के साथ। कोई अभी करंट में आपके पास में एक ऐसी स्क्रिप्ट या कोई ऐसी कहानी हो और आप चाहते हो कि अगर ये एक्टर अगर वो करें तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा सूटेबल? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अपनी कहानी, अपनी सारी कहानी एक्टर प्रूफ होती है।
जो डिसेंट एक्टर, ऑफ कोर्स एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर कहानी में मेरा प्रोटैगनिस्ट 40 साल का है तो 40 साल का कोई भी ठीक जो रिक्वायरमेंट है कि भाई गुड लुकिंग टॉल 40 ईयर ओल्ड, तो उसमें आ सकता है। मेरे ऐसा फ्रैंकली ऐसा विश लिस्ट नहीं है ना। Okay. ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स बच्चन साहब की बात अलग है ना, वो तो खैर महान है, उनके साथ हाथ भी मिला लिया तो सौभाग्य है। वो तो अभी तक मैं तो उनको मिला भी नहीं हूँ कभी। जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत आता है, बहुत सुनने में भी आता है, देखते हैं हम लोग। स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर में, राइटिंग में कुछ ऐसा होता है? कभी नहीं होता, एक्टिंग में भी नहीं होता फ्रैंकली। आज नेपोटिज्म अगर हम जो बातें कर, फिल्म लाइन में सिर्फ टैलेंट चलता है। ये नेपोटिज्म की तो बातें हैं, नेपोटिज्म नहीं होता। एक क्या होता है ना, कंफर्ट जोन होता है, राइट। कि भाई मुझे इस बंदे के साथ कंफर्ट है। ऐसा होता नेपोटिज्म। तो देवानंद साहब का बेटा स्टार नहीं होता, मनोज कुमार जी का बेटा स्टार नहीं होता, धर्मेंद्र जी का पोता स्टार नहीं होता। अगर नेपोटिज्म हो, एक मौका मिलता है। क्या होता है ना कि अगर बाहर से एक आदमी आता है तो कॉन्टेक्स्ट बनाने में 5 साल लग जाते हैं, मिलना करना, स्ट्रगल प्रोसेस। उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। अल्टीमेटली टैलेंट ही काम करेगा। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपके पिताजी खर्चा करके आपको एक फिल्म बना के देंगे, फिर बोलेंगे बैठ जाओ बेटा, हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना, कोशिश की, बना के दे दिया। अच्छा, टैलेंट के अलावा भी कई बार है ना, फिल्म लाइन के लिए टू बी सक्सेसफुल, एक्टर नहीं, हीरो की बात करो, एक्टर आप बन सकते हो, है ना, अगर आपको छोटे मोटे लेकिन आप बोलो कि मुझे हीरो ही बनना है, तो हीरो के लिए अलग इट फैक्टर होता है, वो सब में नहीं होता है। नॉट एवरीबडी हैज़ दैट। इट डज नॉट बिलोंग कि ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी सुपरस्टार है तो मैं भी बन जाऊंगा। मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं छोटे मोटे रोल कर सकता हूँ या सपोर्टिंग रोल कर सकता हूँ, बट आई कैन नेवर बी अ हीरो। बिगेस्ट एग्जाम्पल अपना अदी चोपड़ा साहब के जो छोटे भाई है, क्या नाम है इनका, जो धूम में थे, आदित्य चोपड़ा, धूम में जो उदय चोपड़ा, उदय, तो डिसेंट एक्टर, बुरे तो नहीं थे, बट हीरो नहीं बन पाए, है ना। आज भी वो चाहे तो एक्टिंग कर सकते हैं फिल्मों में, अपने एज अप्रोप्रिएट रोल बिल्कुल उनको, लेकिन हीरो अगर बनना था तो हीरो नहीं। हीरो का हिसाब किताब अलग है, वो पब्लिक का एक्सेप्ट, वो कोई एक बात होती है, वो हम समझा नहीं सकते क्या बात होती है, वो या तो होती है या तो नहीं होती है, ये हिसाब। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन पूरी फिल्म के हीरो नहीं बन सकते, दिस इज द डिफरेंस। तो ये जिस दिन ऐसा आदमी, जैसे अगर देव साहब के बेटे या उदय, जो अगर वो बोले कि मुझे एक्टिंग करनी है, मैं रोल करूंगा चाचा के, भाई के, उसके, अच्छा रोल करूंगा, तो कर लेंगे वो, ऐसा नहीं है। पर अगर हीरो ही बनना है तो गड़बड़ है, तो ऐसा होता है। ये बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे। तो इतना जब ऑलरेडी सबको पता है कि इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होती, तो ये इतना मीडिया में या इतना पब्लिकली क्यों बताया जाता है, क्यों कहा जाता है नेपोटिज्म को लेके, इन चीज़ों को लेके? बिकॉज जो आप बोल रहे हो बिल्कुल फैक्ट बात है। मतलब आज सपोज मैं, अगर मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो मेरा एक मतलब वो अंडरस्टूड वाली बात है कि मैं बिजनेस करूँगा। तो आपके पिताजी आपको एक दुकान डाल के देंगे, अगर आपने वो दुकान बर्बाद कर दी तो बोले भाई तेरे को एक और छोटा मोटा ट्राई करूंगा, 2 किया, एक और कर दूंगा, फिर समझ में आ गया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जो भी करना है करो। तो ऐसा ही होता है ना यार। तो हम तो यही करेंगे कि हमारे बच्चों को हम हेल्प करें। आज पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन होते हैं, उनको एक क्योंकि घर में का माहौल ऐसा है, एक मौका सी है। कई बार ऐसा होता है कि टू गिव एन एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है और उसके साथ एक असिस्टेंट है उसका, है ना, उसके साथ घूमता रहता है। अब आदमी व्यवहार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये बंदा उसका नौकर नहीं समझो, कंपेनियन है, लेकिन उसको लगने लगता है कि मैं साथ में हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सब में नहीं होता ना ऐसा। तो हम उसी माहौल में है, देख रहे हैं हमारे घर पे एक्टर आ रहे हैं, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, म्यूजिक, तो हमें लगता है हम भी एक्टर बन जाएंगे, और हमने एक्टिंग क्लास भी कर लिया 2-4। ऐसे नहीं होता है ना, ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। अब जैसे संजय दत्त की स्टार्टिंग की फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर एक स्टेज आया, उनमें उन्होंने डिसिप्लिन दिखाई। उनका वो जो तम्मा तम्मा वाला गाना था, थानेदार, वो पिक्चर हिट हुई, नाम से निकल पड़ी। नए सर जितने बच्चे अगर सपोज उनको राइटिंग में आना है, स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो आपका क्या एडवाइस होगा उनको लेके? देखो, इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, यू हैव टू बी अ रीडर। आपको पढ़ने का, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू बी अ रीडर, है ना। मेरे पास कई लोग आते हैं, जब नए नए आते हैं तो पूछते हैं कि सर मुझे भी राइटर बनना है। तो मैं कहता हूँ एक बात बता बेटा, कोहिमा किधर है? नहीं पता उनको, जनरल नॉलेज ही नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? अभी आप ये जितनी कैफ़े वगैरह में हम जाते हैं ना, कई बार अंधेरी वगैरह में, सब क्यूट से बच्चे, यंग लड़के लड़कियाँ लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं कॉफ़ी लेके। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो? आई एम राइटिंग माई स्क्रीन प्ले। क्या लिख रहे हो, बताओ तो सही। इट्स अबाउट रिलेशनशिप इशूज़ एंड द ट्रॉमा ऑफ पेरेंटिंग। अब तुमने जो देखा है वही लिखोगे। हमने छोटी उम्र में दुनिया देख ली थी,
हमने बहुत सारी हमने अलग अलग लोगों से मिले हिंदुस्तान के। क्या आप में से कितने लोग अंडमान निकोबार के किसी आदमी से मिले हो? मैं मिला हूँ बचपन, मतलब जब नेवी में। उनकी अलग ही दुनिया है। अंडमान निकोबार तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। उधर 50 कहानियाँ है, 750 आइलैंड है, क्या क्या चीज़ें है उधर। लक्षद्वीप अलग ही है। तो मैं ये सबसे मिला हूँ, तो मेरे पास जितने ज़्यादा लोगों से मिलूंगा उतनी ज़्यादा कहानियाँ आएगी। अब जो लोग ने दुनिया ही नहीं देखी वो क्या कहानियाँ लिखेंगे? हाँ, एक कहानी कोई भी लिख सकता है अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने आपको जीशान का एग्जांपल दिया, तो ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो। बट टू सिनेमा पे आने के लिए, कहानी के लिए आपको या तो यू हैव अ वेरी वाइल्ड और सॉलिड इमेजिनेशन, पर लेकिन नॉलेज, जानकारी तो होनी चाहिए ना। आप स्क्रिप्ट में लिखो, स्क्रिप्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक साउथ का कैरेक्टर डाला, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें लिखूंगा अयो ये लिखे, ऐसा नहीं बोलेगा वो। लेकिन साउथ का कैरेक्टर डाला तो मैंने उसमें लिख दिया कि हो सकता है उसका एक आदत है, वो उसकी जनोई को टच करता रहता है जब वो झूठ बोलता है। ये मुझे मालूम है कि कोई साउथ का है ना, तो एक जो इंट्रिकसीज होती है ना, उसका कोई मतलब होता है। तो ये सब नॉलेज से आता है। इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स देन यू विल बी एबल टू पुट दैट इन योर स्क्रिप्ट, है ना। तो उससे वो आपका सीन एनहांस होके आ जाएगा। तो ऐसा होता है। तो अगर आप में नॉलेज है, दैट इज़ वाई देयर आर नो यंग राइटर्स। राइटर्स सब बुढ़े होते हैं, है ना। एक सर्टन उम्र के बाद ही बंदा राइटर बनता है ना। अदरवाइज शौक से लिख लिया अलग बात है। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल राइटर और जो बिके, देखो लिखना तो बहुत आसान है, सभी लिख रहे हैं आज तो सभी। मैंने जो किताब लिखी है मेरी, फिल्म की कहानी कैसे लिखी, उसका पहला पैराग्राफ यही है कि एक ज़माने में सभी राइटर थे, हीरो राइटर, हीरोइन की मम्मी राइटर, है ना। तो बच्ची कुछ कसर होती है, प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड पूरा कर लेती है, सभी राइटर। पर ऐसा नहीं होता है ना यार सभी ऐसा नहीं होता। आप लिखना बहुत आसान है, जो लिखा हुआ वो बेच के तो दिखाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू पे यू 1000 रुपीज़ फॉर वॉट यू हैव रिटन। तो उसके लिए कुछ दम होना चाहिए, है ना, अलग बात होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? अनुभव से ही आएगा। अब ऐसा भी नहीं कि चैट जीपीटी में आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया ना, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, नॉलेज एंड योर इमेजिनेशन। अब मुझे याद है स्कूल डेज में हम थे, अब आप गूगल करना पता चलेगा, 1980s की बात है शायद। एक अमेरिका का स्काई, अभी ये क्यों आया ये, अभी अपना एक बंदा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया ना, शुक्ला। हाँ, तो उन दिनों स्काई लैब करके एक अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, वो गिरने वाला था। तो माहौल एकदम डर का था हिंदुस्तान में, बच्चे स्कूल पे नहीं आए, पूरा माहौल था ऐसा। और तो स्कूल हमारी बंद होने वाली थी। स्कूल क्लास में मैं और 2-4 लड़के गए थे, तो एक को पूछा कल क्यों नहीं आए, बोला मेरे पिताजी ने बोला मरेंगे तो साथ में मरेंगे। स्काई लैब गिरने वाला था, तो उसका मैंने जिक्र कि अब मैं कोई पीरियड फिल्म लिख रहा हूँ 1980s की, तो मैं ये इंसिडेंट डाल दूंगा। इट विल ऐड टू द फ्लेवर ऑफ द स्टोरी ना, स्टोरी के फ्लेवर में ऐड करेगा वो, है ना, कि उसमें एक इंसिडेंट हो गया कि भाई स्काई लैब नहीं आया, स्कूल नहीं आई, उस चक्कर में बच गई वो, कुछ ऐसा स्टोरी में डाल दूंगा। उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल दीज आर द हाउ यू कॉल इट ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। बट बेसिक रूल ये है कि यू हैव टू बी अ रीडर इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर। आपको पढ़ना, नॉलेज होना चाहिए, और चाहे कहीं से भी। ऑडियो विजुअल्स भी आजकल तो ये यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ ऑडियो विजुअल। अगर आपको पढ़ने में तकलीफ है तो ऑडियो विजुअल में बहुत सारे, ध्रुव राठी का देखो एपिसोड, बहुत कुछ जानने मिलेगा। उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं समझ में आया तो गूगल इट। आज तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, यू हैव गूगल। उस ज़माने में जब मैं कहानियाँ लिखता था, गूगल तो था ही नहीं ना। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में जाता था, पुराने अखबार खान, वो तो माइक्रोफिल्म पे है, वो पढ़ता था, मैं देखता था शौक के लिए। मैगजीन्स पढ़ते थे, मैंने 1780 के अखबार पढ़े, 1760, 70, 80, 90 के टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्काइव करके रखे हैं सारे माइक्रोफिल्म पे, यू कैन सी इट। तो वो शौक था मेरा। हम लाइक एज अ पर्सन मी पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, इतने टाइम से आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ मोर इन अ बेटर वे? अरे मैं क्या बताऊँ यार। नहीं सर यार देखो, हाउ डिड आई यू रियली फेल्ट? डोंट नो कि सी, अब टू गिव एन एग्जांपल, अब मैं रेगुलर, अगर आई वुड कॉल इट अ पॉडकास्ट ऑल्सो, ये ध्रुव राठी का जो मैं देखता हूँ, ही डज हिज रिसर्च एंड ही कम्स अप विद सम वेरी गुड टॉपिक्स, है ना। अब इसमें कम अप विद समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग लाओ, है ना, कुछ अलग, पब्लिक को अलग। सी, पॉडकास्ट पीपल आर कंज्यूमिंग दिस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज जो चीज़, एक और बात है कि जो चीज़ हमें लगती थी कि ये क्या बात करनी है यार, आज वी डोंट रियलाइज कि हम तो बुढ़े हो गए, वी डिडंट रियलाइज दैट कि हमारी उम्र हो गई, लेकिन हमको, हमारे पास जो ये बातें हैं वो कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बिल्कुल, है ना। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इसमें कुछ नई नई चीज़ें लाओ, है ना, कुछ। चलो टू गिव एन एग्जांपल, मैंने ये 25 साल पहले रिसर्च की, यूनुक्स, हिजड़े जो बोलते हैं हम, बिल्कुल, उनकी क्या जीवन है। मैंने उनके जीवन पे रिसर्च, मतलब मैंने एक स्टोरी लिखी थी। बहुत दर्दनाक होता है उनका जीवन, उनका एक अपनी कल्चर है, अपना एक कोडवर्ड है, अपनी लैंग्वेज। किसी हिजड़े को लेके आओ, उनके इंटरव्यू करो,
उनको पूछो कैसे होता है, क्या होता है, पीपल वांट टू नो दिस। उनका अपना एक कल्ट होता है, अपना एक ग्रुप होता है उनका, दो तरह के, एक नेचुरल होता है, एक कास्ट्रेट किए जाते हैं, जब मर जाते हैं तो उनकी कब्र पे चप्पल मारी जाती है। कितना इंटरेस्टिंग है ये सब, क्यों होता है, उसका रीज़न होता है। उनको ऐसे लोगों को ले आओ। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा किसी कार चोरी करने वाले को ले आओ। जामतारा करके जगह है, वो फिशिंग कैपिटल है जामतारा करके। आपने एक सीरियल भी आई थी, सुना होगा। वहाँ ये जो स्कैम होते हैं ना आपके, सर आपको ये आया ये आया, वो स्कैमस्टर्स है सारे। पूरा गांव स्कैमस्टर्स का है जामतारा। जाओ वहाँ से ले आओ 2-4 को। अब वो लोग सब उसमें कुछ तो रिटायर हो गए, अभी वो टीचर्स हो गए, स्कैमिंग के टीचर हो गए। आपको सिखाते हैं कि स्कैमिंग कैसे करने का, बुड्ढों को ये फ़ोन करके, ये करके, वो करके, ऐसे को ले आओ पब्लिक। अभी जैसे मैं रानीगंज गया था, है ना, मिशन रानीगंज आई, तो वहाँ के रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काफ़ी अरुण सब दोस्त हो गए। बोला सर हमारा मिशन हमारा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ब्लड डोनेशन किया है, ये किया है, वो किया है, हम पे भी फिल्म बनाओ ना। ऐसे देखो नहीं क्या है पब्लिक को। अभी गिल साहब की फिल्म क्यों बन रही है? क्योंकि उन्होंने 65 मजदूरों की जान बचाई। बिल्कुल। अगर आप 65 को बचाओ या 65 को मार के तंदूर में पका के खा जाओ, आप पे फिल्म बन जाएगी। कुछ ऐसे काम करो, मैंने कहा या तो बहुत अच्छे काम करो या तो बहुत बुरे काम करो, आप पे फिल्म बन जाएगी। सेम थिंग पॉडकास्ट में किसी डाकू को ले आओ, आप बातें करो। डाकू मान सिंह देते हैं इंटरव्यू, जाओ ग्वालियर चंबल वंबल में जाओ, उनसे इंटरव्यू ले लो। पुरानी कहानी वो सुनने मिलेगी, कैसे पकड़ते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। ले आओ लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ले लो, फेमस हो जाओगे। हुसैन जैदी साहब जब जर्नलिस्ट थे, है ना, दाऊद इब्राहिम के साथ इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे इंटरव्यू आया था उनका। ही वाज अ यंग क्राइम बीट के जर्नलिस्ट थे। उन्होंने तो दाऊद इब्राहिम चले गए, निकल गए, पूरा मेहनत करके कॉन्टेक्ट लगा के हुसैन जैदी साहब, ही वाज यंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स अगो, उनका जो इंटरव्यू आया था धमाका। आज हुसैन जैदी साहब ने फिर इतनी बड़ी बड़ी नॉवेल लिखी है, उनका खुद का पॉडकास्ट है, इफ़ यू हैव सीन हुसैन जैदी साहब। तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जिस दिन ये मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे ऐसे। सी देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। यू नो, अंडर वाटर डाइवर्स क्या काम करते हैं, हमारे नेवी के डाइवर्स क्या करते हैं पानी के नीचे। देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट। अंडमान निकोबार जाइए, वहाँ के ट्राइबल से मिलिए, यू नो। कहीं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हिमाचल में कुछ गांव है नॉर्दर्न अपर साइड में, वहाँ आज भी प्रथा चल रही है कि बिल्कुल ज़मीन के बंटवारे जो आते हैं ना, ज़मीन कम हो जाती है, तो 3 भाई मिलके एक ही औरत से शादी करते हैं। अच्छा, दे मैं यहाँ तो जाओ उनका इंटरव्यू लो, धमाका हो जाएगा आपका। 3 भाई और एक औरत को बैठाओ, बातें लो। हिमाचल एक और जगह है, वहाँ कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर के पूर्वज रहते, आई मीन वो डिसेंडेंट्स रहते, नॉट पूर्वज, डिसेंडेंट्स। ये मैंने सुना है कहीं तो पे। वहाँ फीमेल्स आती हैं बिकॉज दे वांट दैट ग्रीक स्पर्म इन देम, तो दे कम टू स्लीप विद द। ऐसी कहावत, ऐसा हुआ नहीं है, तो ऐसी जगह ले आओ कुछ ना कुछ, यू नो, ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू योर कंटेंट एंड आई एम श्योर पब्लिक विल लाइक इट। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, और चाहिए तो एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, अपने पास ऐसे बहुत है, एक लिस्ट दे दूंगा। श्योर सर, करते रहो। दैट विल बी ग्रेट हेल्प। अरे थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर यार, ऐसी ये बात। लेकिन आज सीरियसली मतलब अच्छा, सुपर डुपर मज़ा आ गया। चलो ठीक है, अब कहते हो तो मान लेते हैं। बिल्कुल। चलो, आई एम ग्लैड यू एंजॉयड इट। नहीं सर, ये इतने सालों का अनुभव है, और कुछ ऐसा लाइक ऐसे ये कोई कुछ सीक्रेट तो है नहीं, ये सब जो देखा हुआ है वो बिल्कुल फैक्ट बात है सर, सीक्रेट नहीं है। बट क्या होता है कि इस तरीके से बताना भी, नॉट एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल इन सेइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन कैमरा। हाँ, वो आपने इसको कैजुअली ले लिया, बट लोग नहीं लेते। वो दे लाइक कि वो उनका सोफिस्टिकेशन रहता है कि नो दिस काइंड ऑफ। क्या होता है ना, पीपल शुड यू टेक योर वर्क सीरियसली, नेवर टेक योरसेल्फ सीरियसली। मैंने कई डायरेक्टर को देखा है, वो ऐसे उन 4 चमचे होते हैं, उनको ऐसा वो गॉड का स्टेटस है, डायरेक्टर फिल्में बना रहा है ना, ऐसा कौन सा है यार, काम ही तो है ना यार, है ना। तो नेवर टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली, टेक योर वर्क काम को सीरियसली लो, अपने आप को इतना सीरियसली क्या है। और ऐसा भी क्या, मतलब आज इतने बड़े बड़े लोग हमने तो देखा है, सचिन तेंदुलकर है, कि कपिल देव है, कि बहुत बड़े बड़े, अजीम प्रेमजी साहब जहाँ मैंने नौकरी की है, इतने बड़े बड़े लोग है ना, उनमें जो ह्यूमिलिटी, हम क्या है उनके बराबरी में, तो हमने क्या अचीव किया है कंपेयर टू देम, तो क्या है क्या होशियारी मारने का यार। थैंक यू अगेन। माय प्लेजर कोणार्क, माय प्लेजर, माय प्लेजर, टेक केयर। Thank you everyone for watching this legendary episode। और जितना मज़ा मुझे आया है और जितना कम मैंने बात करी है सर से आज, बिकॉज आज जो है ना वो सुनने का टाइम था, आज बहुत कुछ सीखने का टाइम था और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने भी सुनी होगी और
ट्राई करना। बहुत सारी सीख दी है सर ने, बहुत सारी सजेशंस भी दिए हैं। जितना हो सकता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, एक अच्छे इंसान बनने का ट्राई करो। एंड ऐसे और लेजेंडरी एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू।